अपने कमरे पर बैठा जेडी उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, तुम दोनों की यही नोकझोंक में ही मेरा फायदा है। तुम्हारे पापा इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे लिए सही लड़का पसंद ना कर सके। उसने अपना मोबाइल निकला और एक नंबर डायल कर किसी से कहा, दुष्यंत और उसके लोगों पर अपनी नज़र गड़ा दो। अगर उन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की तो इस वक्त उन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार देना। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, किस्मत लिखने वाला, वो ऊपर वाला भी अजीब किस्म का किस्मत लिखता है, लेकिन हम जैसे लोग उनके किस्मत में दखलंदाजी देकर उनकी किस्मत को ही बदल कर रख देते हैं। आज तुम मेरी बेटी को लेकर इतने बदले हो, लेकिन कल तुम्हें मेरे लिए बदलना होगा। अगली सुबह अपने सभी सामानों को पैक करने के बाद हिना फार्म हाउस के अंदर चली गई और रेहान के सभी बैग्स को चेक करने लगी, लेकिन उनमें से किसी में भी वो कपड़े नहीं थे जिसे उन्होंने कल खरीदे थे। वो रेहान की ओर देखकर बोली, कल हमने तुम्हारे लिए शॉपिंग मॉल में से जो कपड़े खरीद कर लाए थे वो कहाँ है? इसमें तो तुम्हारा वही पुराने कपड़े ही हैं। हाँ, उसमें सभी पुराने कपड़े हैं मैंने उन कपड़ों को दूसरे बैग में डाल दिया है। इतना कहकर रेहान कबर्ड के ऊपर से एक ब्लैक कलर का बैग निकाल और बेड पर रख दिया। हिना को अभी भी यकीन नहीं था कि रेहान ने उन सभी कपड़ों को बैग के अंदर डाल दिया होगा, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर उन सभी कपड़ों को चेक करने लगी। अपनी संतुष्टि को पूरा करने के बाद वो बोली, अभी मैं तुम्हारे बैग को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, जब हम यहाँ से निकलेंगे उस वक्त मैं तुम्हारे बैग को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये बैग मेरे पास ही रहेगी। रेहान उसकी ओर कंफ्यूज चेहरे लिए उसे देखने लगा और बोला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन कपड़ों को छोड़कर अपने पुराने वाले कपड़ों को लेकर शादी अटेंड करने के लिए जाऊंगा? क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? हाँ, भरोसा तो है मुझे आपके ऊपर, लेकिन क्या है ना, कभी कभार आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकती है समझ में ही नहीं आती, इसलिए जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते और फ्लाइट में नहीं बैठते तब तक आपका ये बैग मेरे पास ही रहेगा। अगर आपको कपड़ों के अलावा किसी दूसरे सामान को अपने साथ लेकर जाना है तो आप किसी कैरी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहकर हिना वहाँ से बाहर की ओर चली गई। रेहान को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हिना इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। उसने अपना आशना में हिलाया और अपना काम करने लगा। फार्म हाउस से निकलने के बाद हिना ने रेहान के सभी सामानों को सलमा के हाथों में दे दिया और उसे हिदायत देते हुए कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बैग रेहान के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर यह बैग उसके पास आ गई तो वह भाई अपने पुराने कपड़ों को लेकर ही शादी अटेंड करने के लिए चला जाएगा, इसलिए मैं रेहान के ऊपर नज़र रखती हूँ और आप इसे संभाल कर मेरे कमरे में रख कर आ जाए। सलमा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और वहाँ से रेहान का बैग लिए उसके कमरे की ओर बढ़ गई। हिना मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, रूशाली, अपने हैंडसम मंगेतर को संभाल कर रखना क्योंकि उसे टक्कर देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तभी उनके घर के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी। हिना अपने कमरे की ही ओर जा रही थी, लेकिन कुछ जाने पहचाने लोगों को अपने घर के अंदर देखकर वो वहीं रुक गई। इतने सालों में पहली बार गुलजार खानदान के लोग वहां आए थे। दरवाजे के पास हिना को खड़ा देख आनंद गुलजार मुस्कुराते हुए उनके पास गए और उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात है बेटा, हमें यहाँ पर देखकर तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो? नहीं नाना जी, वो मैं जानते हैं बेटा, तुम हमें इतने सालों बाद पर देखकर तुम शौक को, हमारा भी रिएक्शन तुम्हारे जैसे था जब तुम्हारे नाना जी ने हमसे ये कहा कि आज हम दुगल मेंशन जाएंगे। सच कहूं तो मैं भी कभी सोचा नहीं था कि हम कभी यहाँ आएंगे। भावेश जी की पत्नी शिवानी जी हिना के सामने मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुमसे मिलने के लिए कितने समय से उतावली हो रही थी, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं कि मैं तुमसे मिल सकूं। मिस्टर गुलजार बोले, बेटा इसमें तुम्हारे मामा मामी का कोई कसूर नहीं था, दरअसल मैंने ही उन्हें हिदायत दे रखा था कि वो दुगल खानदान के किसी भी सदस्य से अपना रिश्ता ना रखें। उस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा था हम तुम्हें बात नहीं सकते हैं बेटा। हिना अपने नाना जी के गले लगाते हुए बोली, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है नाना जी, बस आप लोग और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं है। सलमा जब गुलजार परिवार के लोगों को वहां पर देखी तो उसकी आंखें घबराहट और हैरानी के मारे बड़ी हो गई, क्योंकि वो गुलजार परिवार और दुगल परिवार के बीच की लड़ाई को पहले भी देख चुकी है। वो दौड़ते हुए हिना के पास गईं और गुलजार परिवार की ओर देखते हुए हिना से कहने लगी, हिना मैडम, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको पता है ना कि बड़े साहब आपके नाना जी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सलमा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। हाँ, मैं बेटी के प्यार में कुछ ज्यादा ही जेडी अपनी नातिन के साथ बैर मोल लिया, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आज मैं अपने नातिन और दामाद के घर पर आया हूँ। मिस्टर गुलजार हिना के हथेली को पकड़ते हुए बोले, चलो बेटा अंदर चलते हैं। जी नाना जी। सलमा घबराए हुए उन लोगों को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, हे भोलेनाथ, आने वाले इस खतरे से इस घर को बचा लेना। सभी जब अंदर गए, जेडी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने इस वक्त एक फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था और उसके कोट को जोसेफ ने पकड़ रखा था। गुलजार परिवार के सभी लोगों को आज वहां देखकर जेडी चलते चलते रुक गया और कंफ्यूज निगाहों से उनकी ओर देखने लगा।
मिस्टर गुलजार बोले, क्या हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? जेडी मुस्कुराते हुए बोला, ये भी तो आप ही लोगों का घर है, आप लोगों को अंदर आने के लिए हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जेडी ने भावेश, शिवानी और उनके बेटे कपिल का भी स्वागत किया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। फिर वो भी उनके सामने जाकर बैठ गया और बोला, बोलिए, अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? सब ठीक तो है? शिवानी की बोली, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप लोग बिना बताए यहाँ आ गए और वो भी बिना किसी जानकारी के अचानक, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वैसे तो आप लोग कभी भी यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। जेडी को इस तरह से तैयार देख और नौकरों को सूटकेस बाहर लाते देख शिवानी जी बोली, वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आप जिस तरीके से तैयार हैं और सर्वेंट आप सभी के सामानों को ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ देर में ही कहीं निकलने वाले हैं। हिना एक्साइटमेंट के साथ अपनी मामी की ओर देखते हुए बोली, मामी, दरअसल हम आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। वहाँ मेरी बचपन की फ्रेंड रुशाली की शादी है और शादी के पापा भी है, इसलिए उन्होंने खास इन्विटेशन भेजा है हम लोगों के लिए। रुशाली ने तो इतना कहा है कि अगर मैं वहाँ नहीं आऊंगी तो वो शादी तक नहीं करेगी, इसलिए मुझे वहाँ तो किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा। वो, चलो अच्छी बात है, जाकर घूमो। वैसे हमें आज है किसी खास जगह पर भी जाना है, फिलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं, फिर जल्द मिलेंगे। हिना बोली, दादाजी अभी हमारी फ्लाइट के लिए समय है, क्या आप इतने समय के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते? बेटा, आपके लिए तो कुछ भी, अगर हमें वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा लेट भी हो जाए कोई हर्जम नहीं है। अपने नाना जी की बातों को सुनकर हिना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। कुछ देर तक अपनी नातिन के साथ वक्त बिताने के बाद गुलजार परिवार के सभी लोग वहाँ से चले गए। जेडी और बाकी सभी भी अपने सामान को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ ही घंटे में ही उनकी फ्लाइट छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उन्हें लेने के लिए खुद मिस्टर चौरसिया वहां आए हुए थे। यहाँ पहुंचने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? जेडी चौरसिया के गले लगाते हुए बोले, हम आपके शहर में आए हैं और हमें किसी चीज़ की परेशानी हो ऐसा आप कभी होने दे सकते हैं क्या? क्या अरे भाई, हमने आज तक किसी को डराया धमकाया है? लोगों का प्यार ही यही है जिसके कारण से हम आज भी यहाँ के एक रिस्पेक्ट पॉलिटिशियन है। मिस्टर चौरसिया की बातों को सुनकर जेडी बस हल्की मुस्कान दे दी और वहां से वो सभी निकल गए। हिना जब से मेंशन से बाहर निकली थी उसने रेहान के आंखों में एक अलग सी कशिश देखी थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में उसे खालीपन भी दिखाई दे रहा था। उसने सोच लिया था कि सही वक्त आने पर वह उसे इसके बारे में पूछ लेगी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में वही कशिश को देख उसे रहा नहीं गया और उसने रेहान से पूछ ही लिया, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हें घर से ही देख रही हूँ, तुम कुछ उदास सा दिखाई दे रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों में खालीपन भी दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रेहान ने एक नज़र उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस अपने परिवार वालों की मसाले को लेकर अभी भी थोड़ा परेशान हूँ। एक परिवार के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता है तो दूसरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता टूटने की तरह हो जाता है। मुझे अपने परिवार के लोगों और ना ही अपने खानदान के लोगों से कोई मतलब है, लेकिन बचपन में मैंने जिस तरीके से अपने माता पिता को दुख तकलीफ में देखा है, मैंने उस वक्त अपने आप को एक वचन दिया था कि मैं उनके परिवार वालों के पास जाकर उनसे सवाल करूंगा कि आखिर उन्होंने दो प्यार करने वालों को इस तरह से एक दूसरे से अलग क्यों रखा और उनसे रिश्ता क्यों तोड़ा। हिना अपनी एक हाथ को उसके हथेली में फंसाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों को एक करके ही दम लगे, चाहे इसके लिए कितना ही वक्त चुनाव बीत जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी तुम अपने परिवार के मसलों को सुलझाते हुए हमारे बारे में ही भूल जाओ। मैंने अपने सपनों में तुम्हें सुकून के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हुए देखा है और मैं खुद चाहती हूँ कि तुम भी एक ऐसे ही जिंदगी जियो जैसे मैंने अपने सपने में देखा है। रेहान उसके हथेली को थामकर एक लंबी सांस लिया और कहा, आज जिस तरीके से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, आने वाले वक्त में भी मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथ को थमा रहूंगा, ये रेहान राव का वादा है। हिना बस उसके चेहरे की ओर देखकर मुस्कुरा दी और उसके सिने जा लगी। घर पहुंचते ही हिना दौड़ते हुए अपनी बचपन की फ्रेंड रुशाली के गले जा लगी, जो इस वक्त उसी का काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रुशाली ने हिना को कसकर गले लगा रखा था। उसके कुछ देर बाद वो उससे दूर हुई और कहने लगी, यार मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, लेकिन जैसे ही पापा और भैया तुम्हें लेने के लिए निकले, मैं बात नहीं सकती कि मैं कितनी बेसब्री के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हिना उसकी ओर देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगा तुम सिर्फ मेरा बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी? मैं भी तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हुए जा रही थी, मैं खुद तुम्हें पता नहीं सकती। फ्लाइट चढ़ने से पहले और उतरने के बाद मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था तुमसे मिलने का। रुशाली अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए बोली, अच्छा, हर समय मेरी याद आ रही थी, तो फिर हमारे जीजा जी का क्या हाल था? रुशाली का इतना कहते ही हिना की नज़रें रेहान की ओर चली गई, जो इस वक्त अपना सामान पड़े उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो तो अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में भूल ही गई थी कि उसके पीछे रेहान भी आ रहा था। अपने सामने एक हट्टा कट्टा घुंघराले बालों वाले लड़के को देखकर रुशाली हिना की ओर देखते हुए बोली, ये कौन है? ऐसा लग रहा है सीधे जंगल से निकाल कर आया हो। हिना उसे घूर कर देखते हुए बोली, अपनी जुबान ना संभाल कर, ठीक है, यही मेरा बॉयफ्रेंड रेहान है।
रूशाली आंखें बड़ी करके रेहान की ओर देखने लगी और बोली, यार तुम्हें प्यार करने के लिए कोई दूसरा लड़का नहीं मिला जो तुमने इसे पसंद कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कितनी खूबसूरत हो और इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो मेरे सामने साथ साथ कोई। वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही हिना उससे दूर होते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया, मैं रेहान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, समझी ना। तुम मेरे बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो, मतलब मेरी भी इंसल्ट है ये। ओके बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। रूशाली का उतरा हुआ चेहरा देखकर हिना उसके कंधे पर अपना हाथ डालते हुए बोली, तुम ना अभी भी पहले की तरह ही हो, तुरंत घबरा जाती हो। हाँ, उसका फैशन थोड़ा अलग है क्योंकि वो पहले एक गांव में रहा करता था, पर तुम फिक्र मत करो, शादी के दिन तुम उसका लुक देखकर खुद ही दंग रह जाओगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं खुद उसका वो नया रूप देखने के लिए उत्सुक हूँ। रूशाली अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर मुस्कुराते हुए बोली। जब हिना और रेहान वहां से चले गए, रूशाली जेडी के पास गई और उनसे बोली, नमस्ते अंकल। हेलो प्रिंसेस, कैसी हैं आप? सोच नहीं था जब दोबारा हमारा मुलाकात होगा तब हमें आपको इस वक्त देखने का मौका मिलेगा जब आपकी शादी होने वाली हो। रूशाली ने सबसे पहले तो उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बोली, अब जैसे कि आपको पता है कि मैं अगर कुछ भी डिसीजन ले लूं तो उसे बदलना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी ये शादी भी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं है शादी करने से। वैसे मैं तो सोच रही थी कि आप भी हिना की शादी जल्द से जल्द कर दे ताकि आपका भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। हेलो प्रिंसेस, कैसी हैं आप? सोच नहीं था जब दोबारा हमारा मुलाकात होगा तब हमें आपको इस वक्त देखने का मौका मिलेगा जब आपकी शादी होने वाली हो। रूशाली ने सबसे पहले तो उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बोली, अब जैसे कि आपको पता है कि मैं अगर कुछ भी डिसीजन ले लूं तो उसे बदलना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी ये शादी भी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं है शादी करने से। वैसे मैं तो सोच रही थी कि आप भी हिना की शादी जल्द से जल्द कर दे ताकि आपका भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। मिस्टर चौरसिया बोले, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम अब हिना की भी शादी करवा दो। मेरे पहचान के कई सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटों की शादी करवाने की हैसियत रखते हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। जेडी अपनी बेटी और रेहान की ओर देख मिस्टर चौरसिया से बोले, मेरी बेटी मुझसे ही इतने सालों बाद खुलकर बातें करना शुरू की है और मैं इस बारे में उससे बातें छेड़कर उसे पहले की तरह खामोश नहीं होने देना चाहता। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अभी मेरी बेटी रेहान को पसंद करने लगी है और रेहान भी मेरी बेटी को, मैं उन दोनों को अलग नहीं करना चाहता। ये सुनकर मिस्टर चौरसिया हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी उसके बॉडीगार्ड के साथ होने देंगे? यार जेडी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी बेटी की लाइफ को इतने हल्के में नहीं कैसे सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी अपनी बराबरी के लोगों में करना चाहिए? हिना बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है, अगर तुम चाहोगे तो एक से बढ़कर एक मिलेंगे, तुम उसकी शादी एक बॉडीगार्ड के साथ। यार मुझे उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जेडी उसके कंधों पर अपना हाथ डाल उसे अंदर की ओर ले जाते हुए बोला, तुम मुझे काफी सालों से जानते हो तो तुम इतना भी पता होगा कि मैं अपने फायदे से बाहर किसी भी चीज को करता नहीं। अभी तुम्हें इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन वक्त आने के बाद तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना। अपने कमरे में आने के बाद रेहान ने सबसे पहले मास्क वाले शख्स को कॉल लगाया और कहा, मैं अभी प्रशांत चौरसिया के घर के अंदर घुस चुका हूँ, आज शाम को यहाँ मेहंदी की रस्म होने वाली है, तुम कैसे भी करके घर के अंदर घुस जाना, आगे का काम मैं तुम्हें यहाँ आने के बाद समझा दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन क्या वो लोग मेरी तलाशी नहीं लेंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा, बस तुम यहाँ के लिए निकलो। कॉल रखने के बाद रेहान अपने बैग से 5 तत्वों वाला वो निशान निकाला जिसके अंदर सभी डायमंड्स को रखा जाने वाला था। बस कुछ समय और उसके बाद मेरी आधी काम भी पूरी हो जाएगी। जेडी और प्रशांत इस वक्त उसके प्राइवेट रूम के अंदर बैठे हुए थे, जहां पर जेडी ने प्रशांत को रेहान के बारे में सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद प्रशांत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही थी। यार सच कहूं तो मैं जब उसे पहली बार देखा तो ही मुझे उसे देखकर थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे उसके बारे में बताया मुझे वो लड़का अब इंटरेस्टिंग लगने लगा है। मतलब जी, गैंग लीडर को आज तक किसी ने हराया नहीं था, वो उसके घर जाकर उसे हरा कर आया, मानना पड़ेगा को लड़के को। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने विश्व भाई और यकार गैंग के लीडर सोलोमन, जिसका नाम सुनकर ही हम भी एक समय पर हम भी काम जाते थे, उसने उन दोनों के घर के अंदर घुसकर उन्हें हराया, उन्हें धमकी दी। सच में उस लड़के का जवाब नहीं है, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी के लिए उसे चुना है। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, जहां पर भी अपना कदम रखता है वह इलाका उसका हो जाता है, जैसे मानो वो जंगल का शेर हो, अपना कदम जहां पर जमाए वो एरिया पूरा का पूरा उसी का। फिर उसने मिस्टर चौरसिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे बाहर से खबर मिली थी कि कोई आदमी उन सभी रत्नों को एक साथ जमा कर रहा है। ग्रीन डायमंड और ब्लू डायमंड उसके पास आ चुका है, अब बस बाकी के 3 डायमंड्स रह गए हैं। तुम्हारे पास पिंक डायमंड है, रूडी अलान के पास रेड डायमंड, लेकिन ब्लैक डायमंड किसके पास है अभी तक तुम पता नहीं लगा पाए हो।
मैंने अपनी सारी पावर लगाकर ब्लैक डायमंड को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि ब्लैक डायमंड किसके पास है। इंडिया में सिर्फ 3 रत्न है, ग्रीन, पिंक और ब्लू। रेड डायमंड मैक्सिकन गैंग लीडर के पास है, बस इतना मालूम है, लेकिन ब्लैक किसके पास है कोई नहीं जानता। मेरे पास जो डायमंड है और ग्रीन डायमंड, उसकी कीमत ब्लैक मार्केट में कम से कम 700 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन ब्लैक डायमंड की कीमत लगभग 2200 करोड़ के आसपास है। उसके बाद आता है रेड और ब्लू डायमंड की, जिसकी कीमत लगभग 1800 से 2000 करोड़ है। जिस किसी के पास ये सभी रत्न है उसे इसकी कीमत के बारे में मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने इस ब्लैक मार्केट में बेच दिया तो अभी तक इसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। जेडी कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने मिस्टर चौरसिया की ओर पूछा, और जिसके पास इस वक्त ग्रीन और ब्लू डायमंड है उसे तो इसकी कीमत के बारे में मालूम ही होगी। शायद से, क्योंकि अगर उसके पास दोनों रत्न है तो इसका मतलब यही है कि वह उन सभी रत्न को अपने पास जमा करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका इरादा कुछ और होता तो अभी तक वो उन दोनों रत्न को बेच चुका होता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो जरूर उसके मन में कुछ तो चल रहा होगा। मेरे लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मुझे मिल जाता है मैं उससे उन दोनों डायमंड हो खरीद, और अगर बाकी के डायमंड भी मेरे हाथ लग गए तो मुझे इस एरिया का पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं शाम होते ही मेहंदी की रस्म के लिए सारी तैयारियां होने लगी। हिना रूशाली के साथ बैठे हुए थे और अपने हाथों में रेहान के नाम का मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी आर्टिस्ट हिना को बड़े ही शिद्दत से अपने हाथों में बने मेहंदी को देखता देख वो बोली, बाकी लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथों में जो इस वक्त मेहंदी लगी है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है। मेहंदी आर्टिस्ट की कम्प्लीमेंट को सुनकर हिना मुस्कुराने लगी। मैंने आज पहली बार अपने प्यार के नाम का मेहंदी अपने हाथों में लगाया है, पता नहीं चल जब इसका रंग उतरेगा तब मेरी मेहंदी कैसे दिखेगी। आपके हाथों में बने मेहंदी जिस तरीके से अपनी जगह पर से हट नहीं रही है, मुझे पूरा यकीन है आपका मेहंदी जरूर ही गड़ा रंग बैठेगा। मेहंदी आर्टिस्ट की बातों को सुनकर हिना इधर उधर देखने लगे और रेहान को ढूंढने लगे, लेकिन रेहान वहां दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। रेहान को वहां ना देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। मेहंदी आर्टिस्ट बोली, आप अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, शायद वो यहाँ नहीं है इसलिए आपका चेहरा इतना उदास हो गया। पर सच कहूँ तो आपके चेहरे पर इस तरह की उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है, आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी दिखाई देती है। मेहंदी आर्टिस्ट की बातों को सुनकर हिना बस उसकी ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी और वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। इस घर के छत पर रेहान मास्क वाले आदमी के साथ एक जगह पर खड़ा हुए थे और नीचे खड़े लोगों पर नजर डाल हुए थे। मास्क वाले आदमी ने कहा, भाई हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, हम उनके साथ नीचे भी तो जा सकते थे। आप जेडी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कोई भी आपसे सवाल जवाब पूछने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ तो उनकी नज़रें मेरे ऊपर पड़ सकती है। रेहान उसे रिलैक्स रहने का इशारा करके बोला, जब लोगों को पता है कि मैं किसके साथ आया हूँ तब उनकी निगाहें मेरे ऊपर नहीं टिकेगी और ना ही मेरे साथ रहने वाले लोगों के ऊपर, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुमसे बदतमीजी करने की। बस तुम अपना काम जारी रखो, बाकी बाद में संभाल लूंगा। मास्क वाले आदमी ने कहा, लेकिन हमें जिस आदमी की तलाश थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ भाई। हम जिसकी तलाश में यहाँ पर हैं वो भी इस जगह पर नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। पिंक डायमंड इस वक्त चौरसिया इंडस्ट्री के सिक्योरिटी चेंबर में है, जहां उसे कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। शादी के दिन सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, हमें रात को ही मौका मिलेगा पिंक डायमंड को वहां से निकलने का, लेकिन ये काम थोड़ा खतरों से भरा हो सकता है। रेहान अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर डेविल स्माइल देते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, उसे वहां से कैसे बाहर निकलना है वो मैं देख लूंगा। तुम्हें मैं जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है तुम बस उसे पर फोकस करो, बाकी बात मेरे ऊपर छोड़ दो। मेहंदी के रस्म घर के अंदर हो रही थी, इसलिए बाहर सभी जेंट्स बैठकर अपना ही एक अलग महफिल जमाए हुए थे। मिस्टर चौरसिया एक नामचीन शख्सियत थे, जिस वजह से उनकी पहचान भी काफ़ी ऊंची थी और उनके मेहमान भी ऊंचे दर्जे के थे। वहां पर मौजूद सभी लोग जेडी को अच्छी तरीके से पहचानते थे, इसलिए कोई भी अपनी बात रखने से पहले उसके बारे में एक बार जरूर सोचता था। मिस्टर विजय गोस्वामी जिनकी कंपनी इस वक्त है काफ़ी ऊपर चल रही थी और उनके कंपनी के कई सारे ब्रांच शहर में भी खुल चुके थे, यहाँ तक कि उनका कारोबार आप विदेश में भी चलना शुरू हो गया था, जिस वजह से इंडस्ट्री में रहने वाले लोग उन्हें अच्छे से पहचानते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। मिस्टर गोस्वामी जो काफ़ी समय से जेडी से मिलकर उसके साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, अपने सामने इतने बड़े मौके को देख उसके सामने अपना बात रखते हुए कहा, मैंने सुना है आपने एक नई आइलैंड खरीदी है जहां पर आपको एक तगड़ी बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, तो आपको हमारी कंपनी गोस्वामी कॉरपोरेशन के बारे में क्या ख्याल है। हमारी कंपनी आप इंडिया के टॉप मोस्ट हाई लेवल कंपनी में से एक बन चुकी है, अगर आप चाहे तो हम इस मीटिंग को एक बिजनेस मीटिंग में भी बदल सकते हैं। विजय गोस्वामी की बातों को सुनकर जेडी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, जो कि मिस्टर गोस्वामी को यही उम्मीद थी। उन्होंने आगे कहा, हमारी कंपनी अब कई सारे बड़े कंपनियों के साथ मर्ज हो चुकी है और उनके साथ करोड़ों की डील कर रही है।
मिस्टर गोस्वामी, आपको अगर बाज की तरह ऊंचाई में उड़ना है तो पतंग की डोर में आपको लटकाना नहीं है। मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स के बारे में पढ़ी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आपकी कंपनी का शेयर्स की कीमत कुछ महीनों में इतनी बढ़ जाएगी। जेडी के मुंह से अपनी कंपनी की तारीफ सुनकर मिस्टर गोस्वामी का चेहरा खिल गया और वो सीना तानकर वहां पर बैठे लोगों की ओर देखने लगा मानो उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन आगे जेडी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मिस्टर गोस्वामी का चेहरा तुरंत ही उतर गया। जेडी ने कहा, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे सामने उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दोनों पंख काट दिए जाएंगे। इस इंडस्ट्री में मैं सालों से न जाने कितने ही कंपीटिटर्स के साथ कंप्लीट कर चुका हूं, जिन्होंने भी मुझे नीचे दबने की कोशिश की, मैंने उन्हें ही अपने पैरों के नीचे दबकर मसल दिया। मिस्टर जेडी, भूलिए मत कि यहाँ पर हाईली रिप्यूटेड पर्सन यहाँ पर मौजूद है जो आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत रख सकते हैं। भले हम आपकी कंपनी के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके गैर कानूनी कामों के बारे में हमने आगे फाइल भिजवा दी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इतने सालों की रेपुटेशन किसी भी मायने काम आने वाली है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, वरना आपके लिए दिक्कत पड़ सकती है। एक बुजुर्ग आदमी अपनी सिगार का काश लेते हुए जेडी की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला। उस बुजुर्ग आदमी को वहां पर देखकर जेडी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना कंधा उसका कर बोला, अगर आपको लगता है कि मैं बस बातें ही बना रहा हूं तो आप हिम्मत दिखा सकते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लोग आप लोगों का जीना हराम कर देंगे और उनके पकड़े जाने के बाद भी आप इसके बारे में पता भी लगा नहीं पाएंगे कि आखिर उन्हें किसने आपके पास भेजा था। वो बुजुर्ग आदमी हंसते हुए बोला, 40 साल से भी ज्यादा हो गया है मेरा इस इंडस्ट्री में रहकर, और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर मैं डर जाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इन सब बातों को दूर रखते हैं, क्योंकि बातों की गर्माहट बता रही है हमारी बातें किसी को खास पसंद नहीं आ रही। हाँ, बातें बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जिस दिन मुसीबत तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठ जाएगी उसे दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा आखिर मुझे पंगे लेने का नतीजा होता क्या है। वैसे फिलहाल के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं एक बच्ची की शादी के लिए, इसलिए बेहतर होगा बाहर की बातों के अलावा आप शादी के बारे में कुछ बातचीत करें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं क्या कर जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता। वो बुजुर्ग आदमी ने कहा, बातों को टालकर तुम साबित क्या करना चाहते हो जेडी? भूलो मत तुम इस वक्त किसके सामने बैठकर बातें कर रहे हो। मेरे पीछे अपोजिशन के 250 मेंबर मौजूद है जो पलक झपकाने से पहले ही इस तरह के फेरबदल करेंगे कि तुम देखते देखते भी अपनी कंपनी को डूबने से बचा नहीं पाओगे। हाथी के सामने खड़े होकर बीन बजाना और सांप के सामने सायरन बजाना वही बेवकूफ़ करता है जिसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती। बच्ची की शादी है इसलिए इस मसले को बाद से ही निपटा रहा हूं, वरना ये अगर एक बिजनेस मीटिंग होती तो अभी तक यहाँ पर न जाने कितने ही लोगों की लाशें बिछ चुकी होती। फिर वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, फिलहाल के लिए आप सभी एंजॉय करो, मुझे किसी के साथ एक जरूरी बातों पर डिस्कस करना है। इतना कहकर जदयू वहां से और बाकी सभी उसे वहां से जाते देखे रहे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जेडी को पीछे से टोक करके उसे रोकने की कीमत दिखाए। जेडी के वहां से जाते हैं वहां पर मौजूद सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। एक आदमी बोला, जेडी खुद को आखिर समझता क्या है? आखिर उसने भी नीचे से शुरुआत की है क्या? वो अपने वक्त के समय को भूल चुका है कि वो किसी के साथ भी इस तरह की बातें करें? और नहीं तो क्या, गोस्वामी कॉरपोरेशन भले ही काफ़ी समय के बाद इंटरनेशनल मार्केट में अपना छाप छोड़ने में कामयाब रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी गैर कानूनी के जरिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है। लेकिन जेडी क्या करता है और किस तरीके के काम को बढ़ावा देता है इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने जुबान खोलने की। देखना एक ना एक दिन जरूर उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जिसके दम पर वह इतना उछल रहा है, ना एक दिन वो सब कुछ उसके हाथों से छीन लिया जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी जो कि कोई और नहीं एक रेप्यूटेड पॉलिटिशियन साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने की हिम्मत रख सकते हो, लेकिन उसके सामने किसी के हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की। मिस्टर गोस्वामी बोले, आप तो जानते ही हैं देवेंद्र जी की हमारी कंपनी कितनी मेहनतों के बाद इस ऊंचाई पर पहुंची है, और अब मैं किसी के साथ दुश्मनी लेकर अपनी कंपनी को वापस से नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता। गोस्वामी कॉरपोरेशन को ऊपर तक उठाने में सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं लगी है, बल्कि मेरे परिवार, मेरे एम्प्लॉय और न जाने कितने ही लोगों ने मेरी कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, और अब मैं किसी के साथ दुश्मनी लेकर उनके मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकता। देवेंद्र साहू अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी रहती ही है, बस हमें उसके इस कमजोरी पर वार करके उसे नीचे गिराना है। फिर उसने अपने बगल में बैठे अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जिस तरह से आपको आपकी कंपनी के डूबने से डर है, इस तरह से जेडी की कमजोरी उसकी बेटी है। अगर किसी तरह से कोई उसकी बेटी को पटा ले तो इस पागल सांड को भी काबू में किया जा सकता है। देवेंद्र साहू की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी ने एक साथ अपना सिर हिलाया। उन्हें समझ में आ चुका था कि आखिर देवेंद्र साहू कहना क्या चाहते हैं। एक बुजुर्ग बिजनेसमैन ने कहा, जेडी अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी एकलवती बेटी की शादी किसी अरे गेरे के साथ शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा।
अरे भाई, हमारे पोते भी किसी राजकुमार के जैसे काम है क्या? अगर हम में से किसी के पोते या फिर किसी के बेटे ने उसकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया तो हम इस जंगली सांड को काबू में कर सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये सुनकर उन सभी की नज़रें उस तरफ चली गई जहां पर एक आदमी जिसकी उम्र 55 साल की लग रही थी वो उन सब की ओर देखते हुए कह रहा था। उस आदमी ने आगे कहा, तुम लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जेडी ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड को रखा है जो हर वक्त उसकी बेटी की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। तभी किसी ने कहा, उस अकेले बॉडीगार्ड से निपटना ये हमारे बेटों के लिए आसान है। वैसे भी हमने हमारे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया है जिसका इस्तेमाल करके वो बड़े ही आसानी से उस बॉडीगार्ड को अकेले ही पछाड़ सकते हैं। उसकी हमें टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जेडी हमारे बेटों के रास्ते में आता है तब एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उस आदमी ने अपना सर नाम हिलाते हुए जवाब दिया, वो कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं है। नाथन परिवार भी जड़ के साथ संबंध रखते हुए उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। उन्होंने यहाँ तक कि हिना को किडनैप भी कर लिया था, फिर भी उसके साथ अपने बेटे की शादी नहीं कर सके। बदले में जेडी के बॉडीगार्ड ने परेश नाथन का दोनों हाथ काट दिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने हिना के साथ जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने उन सभी को पछाड़ दिया। देवेंद्र साहू के बगल में बैठा एक हैंडसम लड़का जिसकी बाल सिल्क की तरह लंबे और घने थे, उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करिए अंकल जी, हमने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। अगर वो लड़का यहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे अच्छी सबक सिखाएंगे। वो आदमी उस लड़के की तारीफ करते हुए बोला, तुम्हारे फिजिक्स को देखकर मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम उसे लड़के को हार नहीं सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैंने जितना उसके बारे में सुना है उसे जानने के बाद मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ कि तुम उसके साथ लड़ाई में जीत भी पाओगे या नहीं। इतना सुनते ही उसे लड़के ने एक जोरदार का मुक्का टेबल पर चढ़ दिया जिससे टेबल टूटकर फर्श में बिखर गया। उसकी शक्ति को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई और वो सभी देवेंद्र साहू की ओर तारीफ के भाव लिए देख रहे थे। मानना पड़ेगा साहू जी, आपके पोते के अंदर तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है, वो बड़े ही आसानी से अपने अपोनेंट को धूल चटा सकता है। देवेंद्र साहू अपने पोते को शांत कर उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया और वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए बोले, आप लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पोता है यहाँ पर, बस आप लोग कैसे भी करके जेडी को उसकी बेटी से दूर रखने की कोशिश कीजिए, बाकी का काम मेरा पोता संभाल लेगा। सोफे पर बैठा हुआ आदमी जिसने उन्हें हिना के बॉडीगार्ड के बारे में बताया था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने अपने मन में कहा, अपने पोते को लेकर बहुत ही ज्यादा घमंड है ना तुम्हें, देखना कैसे उसका बॉडीगार्ड तुम्हारे पोते की हड्डियों को तोड़ता है। वहीं हिना रेहान को ढूंढते हुए उसके कमरे में जा पहुंची, लेकिन उसे वहां न देखकर उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रेहान को कॉल लगाया। रेहान जो इस वक्त हवेली के पीछे वाले स्विमिंग पूल के पास बैठकर मास्क वाले आदमी के साथ बातें कर रहा था, हिना का कॉल आते देखा उसने तुरंत कॉल उठाया और कहा, बोलिए आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? कॉल क्यों किया? रेहान, मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही हूँ, आखिर तुम हो कहाँ? मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाई है, मैं उसे दिखाने के लिए तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रहे हो। कई लोग मुझे इसके बारे में पूछ रहे हैं, आखिर मैंने जिसके नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाई है आखिर वो है कहाँ, और मैं उनके इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। हिना ने एक साथ में ही अपनी पूरी बातें रेहान को सुना दी। रेहान को ऐसा महसूस हुआ कि ना उसके पीछे खड़े होकर बातें कर रही है। वो जैसे ही अपनी नज़र घुमाई हिना गुस्से से उसे ही देख रही थी। रेहान पीछे मुड़कर अपने साथ खड़े आदमी को वहां से जाने का इशारा किया और हिना की ओर देख कहने लगा, मैं नीचे आ ही रहा था कि मैंने देखा आप अपनी बचपन की दोस्त के साथ मेहंदी लगाने में बिजी हैं, इसलिए मैं वहां से इस तरफ चला आया। अब मेरी शादी थोड़ी ना है कि मैं भी आपके साथ बैठकर अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊं, इसलिए मैं वहां से चला आया। वैसे भी मेहंदी तो लड़कियों के हाथों में ही शोभा देती है, ना कि लड़कों के हाथों में। ये फालतू की बातें हैं, मेहंदी लड़कों के हाथों में भी अच्छी दिखाई देती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनकी शादी है वही अपने हाथों में मेहंदी लगा सकता है। अगर कोई किसी के साथ सच्ची मोहब्बत करता हो तो वो उसकी नाम का भी मेहंदी अपने हाथों में लगा सकता है। रेहान हिना की बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए उससे कहा, मैडम मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मैं मेहंदी तो नहीं लगवाने वाला। अरे इसमें शर्माने वाली बात क्या है? जिस तरीके से मैंने आपका नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई है वैसे आप मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगा लीजिए। रेहान उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, आज के दिन और अभी के समय में मैं मेहंदी तो नहीं लग सकता, हाँ लेकिन जिस दिन हमारी शादी होगी उसे दिन मैं आपके नाम की मेहंदी जरूर अपने हाथों में लगाऊंगा। रेहान की बातों को सुनकर हिना को उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसके मुंह से शादी के बारे में सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। तभी एक नौकर उन दोनों को वहां पर बुलाने के लिए आया। आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं हम? हिना रेहान की ओर देखते हुए बोली, खाना खाते हैं। रेहान ने अपना सिर हिलाया और एक मैसेज मास्क वाले आदमी के पास भेज दिया, कल सुबह मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और आगे क्या करना है तुम्हें कल उसी जगह पर पता चल जाएगा।
ये मैसेज भेजने के बाद रेहान हिना के पीछे पीछे डिनर करने के लिए डिनर टेबल की ओर चला गया, जहां पर इस वक्त पूरा चौरसिया परिवार बैठा हुआ था। सिर्फ प्रशांत चौरसिया और जेडी को छोड़कर बाकी सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे। हिना को रुस्वी के सभी परिवार वाले जानते थे, लेकिन उन्होंने रेहान को पहले कभी हिना के इतने करीब नहीं देखा था और ना ही उन्हें किसी ने बताया था कि हिना के साथ कोई लड़का रिलेशनशिप में है। इसीलिए रेहान को उसके साथ देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसे ही सभी डिनर टेबल पर बैठे रुशाली की माँ हिना की ओर देखते हुए बोली, बेटा जब से तुम यहाँ पर आई हुई हो तुम इस लड़के का पीछा नहीं छोड़ रही। आखिर कौन है ये लड़का? श्रीमती चौरसिया की बातों को सुनकर हिना शर्मा गई और रेहान की ओर देखने लगी। श्रीमती चौरसिया की बातों को सुनकर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हिना का चेहरा इस तरीके से लाल होता देख उसने अपना कंधा उचका लिया और बोला, मैडम अगर आप इसी तरह ही कैसे शर्माती रहेगी तो उन्हें कुछ और ही लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना बाद में कहीं आपको जवाब देने में परेशानी होगी। हाँ तुम तो कहोगे ही ऐसा, तुम्हें तो शर्म आती नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ और अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। देखो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी। ये सुनकर रेहान ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया और अपना खाना खाने लगा। हिना जिसके हाथों में इस वक्त मेहंदी लगी हुई थी उसे खाना खाते देख घूर कर देखने लगी और अपने मन में बोली, इसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुझे खाना खिलाने के बजाय खुद ही मज़े के साथ खाना खा रहा है। मुझे काफ़ी देर से भूख लगी हुई थी, लेकिन इसे ढूंढते हुए मुझे काफ़ी वक्त निकल गया, जिस वजह से मैं खाना नहीं खा पी और इसे देखो बड़े आराम से खाना खा रहा है। हिना ने उसे कोहनी मारी, लेकिन रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों को इस तरह से लड़ते झगड़ते देख श्रीमती चौरसिया जी बोली, बड़ी जी बात है, आज पहली बार मैंने तुम्हें पहली बार किसी लड़के के साथ देखा, लेकिन तुम उसके साथ भी लड़ाई कर रही हो। हिना रेहान को अपने मन में जी भर के दांतों के बाद श्रीमती चौरसिया जी की ओर देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, आपको तो पता ही है कि मैं आज तक कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए और ना ही कभी सोचा था किसी के साथ आने का। सोचा था का क्या मतलब है बेटा, तो क्या ये लड़का तुम्हारा? श्रीमती चौरसिया जी आगे कुछ बोल पाती रुशाली अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ आप इसके चेहरे की लाली को नहीं देख पा रही है क्या? ये इसका बॉयफ्रेंड है रेहान, जो कि पहले इसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, लेकिन बाद में हिना ने इसे ही अपने जाल में फंसा कर इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। रुशाली की बातों को सुनकर सभी हिना की ओर हैरान होकर देखने लगे। रुशाली जानती थी अगर उसने रेहान का इंट्रोडक्शन हिना के पर्सनल बॉडीगार्ड होने से किया तो हिना उसके परिवार वालों के सामने शर्म से पानी पानी हो जाएगी, और वो करना भी यही चाहती थी, क्योंकि वाकई में हिना का बॉयफ्रेंड यानी कि रेहान उसके मंगेतर से कई ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग था। दरअसल बचपन में ही उन दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी कि अगर आगे चलकर उनकी शादी होती है तो जिसका बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग होगा वो शर्त हार जाएगा। अब ये किस तरह की शर्त थी अब तो वही दोनों जाने। लेकिन यहाँ रुशाली की बातों को सुनकर जो हैरानी वाली भाव पूरे चौरसिया परिवार पर छाई हुई थी उसे हटाना थोड़ा अजीब लग रहा था। मेहमानों में से आई होगी एक औरत जो कि श्रीमती चौरसिया जी की काफ़ी अच्छी दोस्ती, वो रेहान को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए कहने लगी, लड़के में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन बेटा तुमने इसके बारे में पूरी जानकारी तो ले रखी है ना, क्योंकि आजकल ऐसे कई सारे फ्रॉड लोग घूमते हैं जो अमीर लोगों को फंसाकर उसकी बेटी को अपने प्यार में उलझाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को लेकर उड़ जाते हैं। कुछ महीनों में पहले ही ऐसा खबर न्यूज़ पेपर में आई थी। मुझे तो उस लड़की की किस्मत को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने अपने ही बॉडीगार्ड को पसंद किया था। उस औरत की बातों को सुनकर तो रुशाली मन ही मन और भी ज़्यादा खुश होने लगी। तभी किसी दूसरी औरत ने कहा, मुझे तो लगता है ये लड़का भी कहीं उन्हें फ्रॉड लोगों में से जुड़ा हुआ तो नहीं है। अमीर लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लट्टू हो गया। बेटा तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार लगती हो, तुम्हें इन जैसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम्हें अपने लिए एक बॉयफ्रेंड और सच्चे हमसफ़र की तलाश है तो तुम हमारे बेटों के ऊपर एक नज़र क्यों नहीं डालती? हमारे बेटे भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। हिना को इन आंटियों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही वो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ले रही थी। वो तो अभी भी अपनी नशीली आंखों से रेहान की ओर देख रही थी, जो उन औरतों की बातों को सुनकर अपना चम्मच खाते खाते रोक लिया था। हिना को इन आंटियों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही वो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ले रही थी। वो तो अभी भी अपनी नशीली आंखों से रेहान की ओर देख रही थी, जो उन औरतों की बातों को सुनकर अपना चम्मच खाते खाते रोक लिया था। रुशाली उन सभी आंटियों की ओर देखते हुए कहने लगी, आंटी जी आप लोगों को इसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अगर मेरी बचपन की दोस्त ने अपने लिए एक साथी चुना है तो जरूर ही उसने उसके बारे में सब कुछ पता करने के बाद ही उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा। आप लोग फालतू की बातें मत करिए, वो इतनी बड़ी तो हो गई है कि अपनी भलाई के बारे में सब कुछ जान सके, हमें इन दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा तुम आजकल के लड़कों को अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, खास करके बाहर से आए हुए लड़कों को। उनका बर्ताव बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है और वो यहाँ पर आते भी हैं इसलिए। अमीर घर की लड़की को फंसाकर उसके पैसे को हड़प कर उसे धोखा देकर रफू चक्कर हो जाना। दूसरी औरत बोली, हाँ
इतना कुछ सुनाने के बाद भी देखो इस बेशर्म को कैसे बैठा हुआ है। अगर ये मेरा रिश्तेदार होता ना तो मैं इसे कब का धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकल चुकी होती। अब हिना का सब्र टूट गया। उसने अपने आप को काफ़ी समय से रोक कर रखा था कि वो किसी के सामने अपनी पहली वाली छवि ना ले, लेकिन इन आंटियों की वजह से अब वो आपे से बाहर हो चुकी थी। वो जैसे ही अपनी जगह से उठने के लिए हुई, रेहान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया और अपनी चेयर उसके पास खींचकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। इन आंटियों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इन्हें तो बस दूसरों के घरों में आग लगाना ही आता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है इसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम खाना खाओ, इन्हें जो कुछ कहना है कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भले फर्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। रेहान, आखिर ये होती कौन है तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करने वाली? आखिर ये हमारे बारे में जानती ही क्या है जो तुम्हारे बारे में इस तरह की कमेंट कर रही है? सच बता रही हूँ मैं, अगर मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती तो अभी इन आंटियों की गालों पर मैं अपनी 5 उंगलियों को छाप देती। रेहान उसे खाना खिलाते हुए बोला, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए इनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। हिना को अपने गुस्से को कंट्रोल करता देख रुशाली उन आंटियों की ओर देखते हुए बोली, वैसे आंटी जी, आपका बेटा भी तो काफ़ी बड़ा हो गया है और वो भी शादी के लायक हो गया है, तो आप उसकी शादी के बारे में कुछ सोची भी है या नहीं? अरे बेटा, मैं अपने बेटे के बारे में कैसे नहीं सोचूंगी, आखिर मुझे भी तो पोते पोतियों का मुंह देखना है। सोची थी तुम्हारी शादी में ही किसी सुंदर सुशील लड़की को अपने बेटे के लिए चुन लूंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई उस लायक दिख ही नहीं रही है। अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़की है तो ज़रूर बताना बेटा, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी शादी में आने वाली है, उनमें से मैं ज़रूर किसी को आपके बेटे के लिए ज़रूर चुन लूंगी। तभी एक लड़का जिसका सिल्की बाल था वो उस औरत के बगल में बैठते हुए बोला, क्या बात है मॉम, आप लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? वो औरत हिना की ओर देख मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, दरअसल मैं तो रुशाली से तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रही थी। उसकी कई सारी फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं सोच रही थी उन्हें में से किसी को अपनी बहू बना लूंगी। वैसे भी तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। अपनी माँ की बातों को सुनकर वो लड़का हिना की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए माँ, मुझे इसी शादी में कोई ना कोई तो जरूर ही मिल जाएगा। वैसे आपने डिनर किया कि नहीं? आपको दवाई भी लेनी है? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ। फिर वो तिरछी निगाहों से रेहान की ओर देखते हुए बोली, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके वजह से मैं डिनर टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती, इसलिए उनके खाने के बाद ही मैं डिनर करूंगी। अपनी माँ की बातों को समझते हुए वो लड़का डिनर टेबल की ओर देखने लगा, जहाँ पर इस वक्त चौरसिया खानदान के सभी लोग बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी और उनके साथ हिना और रेहान भी। बाकी रिश्तेदारों से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन रेहान को हिना को खाना खिलाने देख उसकी मुठियाँ काश गई। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों बे, इतनी ही भूख लगी थी क्या कि तुमने अपने से बड़े लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं दिया? अगर कुछ देर रुक जाते तो तुम्हारी जान नहीं चली जाती। चल उठ और मेरी माँ को यहाँ पर बैठने के लिए जगह दे। रेहान ने उसका हाथ झटका और खड़े होकर उसकी ओर देखते हुए बोला, पहली बात तो ये कि जब मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठा तब तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं थी, इसलिए तुम मुझे फालतू की बातें ना सुनाओ तो ही बेहतर होगा। वैसे भी मैं यहाँ पर डिनर नहीं करने वाला था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठा। ओह गर्लफ्रेंड, उसने हिना की ओर देख ताली बजाते हुए बोला, क्यों मैडम, इस लल्लू के अलावा तुम्हें दूसरा कोई लड़का नहीं मिला क्या, या फिर हमें कुछ कमी रह गई है? वैसे आपके पिताजी जितना अमीर हैं मुझे तो लगा था आप भी किसी अमीर घर के लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगे, लेकिन ये क्या, आपने तो अपने ही बॉडीगार्ड को फंसा लिया है, या फिर आपका बॉडीगार्ड ने आपको? यू जस्ट शट अप ओके। ये मेरी अपनी लाइफ है और यहाँ पर डिसीजन लेने वाला मैं खुद हूँ। मुझे किसे अपनी लाइफ पार्टनर चुना है और किसे नहीं ये मेरे ऊपर है, ना कि तुम्हारे जैसे लोगों की। सो गेट आउट। और आप लोग होते कौन हैं मेरी लाइफ की डिसीजन लेने वाले? ए लड़की, जुबान संभाल के, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बातें कर रही हो? मेरा बेटा साहू कॉरपोरेशन का नया प्रेसिडेंट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह की बातें करने की? अभी के अभी मेरे बेटे से माफ़ी मांग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, माँ, आपको किसी के साथ इस तरह की बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो इसके लायक भी ना हो। आप उनके सामने अपनी समय बर्बाद क्यों कर रही हैं? चलिए बाहर, मैं आपको वहीं खाना खिला देता हूँ। यहाँ पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चौरसिया परिवार के सभी सदस्य साहू परिवार के लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उनकी छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिष्ठा थी इसके बारे में भी, इसलिए उनका नाराज़ होना उन्हें काफ़ी दिक्कतों में डाल सकता था। श्रीमती चौरसिया हिना की ओर देखकर कहने लगी, बेटा तुम्हें उनके साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो तुमसे बड़ी है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगी, तुम्हें उनकी बातों पर इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था।
फिर उन्होंने तनुजा साहू की ओर देख हाथ जोड़कर बोली, देखिए अगर इस बच्ची की बातों से आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बिन माँ की बच्ची है ना, इसलिए कुछ भी कह देती हैं, आप तो बड़ी है, आपको इनकी बातों का इस तरह से बुरा नहीं मानना चाहिए। प्लीज़ तनुजा की इन्हें माफ़ कर दीजिए। तनुजा की एक नज़र हिना को भर कर श्रीमती चौरसिया जी की ओर देखते हुए कहने लगी, अरे आपके हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो फिर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। जिसकी गलती है वो तो बेशर्मों की तरह हमारे सामने खड़े हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि आपको। अब बहुत हो रहा है आपका, अगर मेरी हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती तो अभी के अभी अपने पांचों उंगलियों का छाप आपके गालों में छप चुकी होती। हिना का गुस्सा अब हद पार कर चुका था और वो तनुजा जी को घूर घूर कर देख रही थी। अपनी माँ के लिए हिना के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर निखिल गुस्से से उसे घूरने लगा। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है क्या कि किससे किस तरह की बातें करनी चाहिए। अभी के अभी मेरी माँ से माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुरुआत मैंने नहीं तुम्हारी माँ और उसकी सहेलियों ने शुरू की है तो मन भी उन्हें मांगनी चाहिए ना कि मुझे। हिना ने सपाट लहजे में जवाब दिया, लगता है तुम्हें किसी ने दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी भरी हुई है। अगर तुम मेरे किसी रिश्तेदार की बेटी होती तो अभी तक मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर चुका होता, लेकिन मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं तुमसे एक नए रिश्ते की शुरुआत करूं। निखिल की बातों को सुनकर तनुजा जी के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होकर निखिल की ओर देखने लगे। तनुजा की हैरानी के साथ अपने बेटे की ओर देखते हुए कहने लगी, बेटा तुम क्या कह रहे हो, तुमने देखा ना कि इस लड़की ने किस तरह की बातें की मुझे, और तुम इसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो। पता नहीं तुम्हारी इसके साथ शादी हो जाने के बाद हमारे खानदान के लोगों का क्या होगा। ये तो अभी से मुझसे जुबान लड़ती है, अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हो गई तो ये तो मुझे कहीं की नहीं छोड़ेगी। निखिल अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करिए मॉम, एक बार इसकी शादी मुझे हो जाने दीजिए, फिर देखिए मैं इसकी अकल ठिकाने कैसे लाता हूँ। फिर वो आगे बढ़कर हिना के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारे जैसे ही लड़की की तलाश थी जो हमारे खानदान की वंश को आगे बढ़ा सके। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरीके से होगी, लेकिन कहते हैं ना अगर किस्मत में लिखा हो तो हमें हमारा सफ़र एक न एक दिन किसी न किसी मोड़ पर मिल ही जाता है। उसने एक नज़र रेहान की ओर देखा जो कि उसे बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगा। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जरूर तुमने अपने कुछ साथियों को पैसे देकर इसके पीछे दौड़ाया होगा और हीरो की तरह एंट्री मारकर तुमने इसकी इज्जत बचाई होगी, लेकिन मैं ऐसा दिखावा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। रेहान, जिसने अभी भी हिना का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसने नजरें उठाकर निखिल की ओर देखा और उबासी लेते हुए बोला, मुझे लगता है तुमने गलत प्रोफेशन पर अपना कम जमा लिया है। अगर तुम पॉलिटिक्स में उतरने तो जरूर किसी अच्छे बड़े पद पर अभी तक नियुक्त हो चुके होते। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ, बेहतर होगा कुछ नया सुनाओ। मैं तुम्हें क्या एफएम रेडियो दिखाई दे रहा हूँ जो बार बार एक ही बात को दोहराता जाए। रेहान ने हिना के हथेली को छोड़ा और निखिल के कंधे पर हाथ साफ करते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें किसी और जगह पर ट्राई करने की जरूरत है। जैसे कि तुमने अभी अभी कहा कि है तुम मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दोगे, तो तुम ऐसा करो, उसी लाइन में से किसी एक को अपने लिए पकड़ लो। हिना के पीछे आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। निखिल मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगा और बोला, अबे लल्लू, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के मिट्टी में खड़ा हुआ है और यहाँ से बाहर कदम रखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, समझे। चल मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम इस लड़की को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन तो लगा ही दूंगा और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। बोलो क्या कहते हो। रेहान अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। उसने एक नज़र हिना की ओर देखा और वहां पर मौजूद लोगों की ओर। रेहान को सोच में देख निखिल को लगा कि पैसों के बारे में सुनकर रेहान की नीयत बदल गई होगी, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी वहां हुआ उसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रेहान ने एक जोरदार का तमाचा निखिल के चेहरे पर जड़ दिया था, जिससे उसके 2 दांत भी टूटकर फर्श पर गिर गए और वो सोफे के पीछे जा गिरा। अपने बेटे के मुंह से खून निकलता देख तनुजा जी अपना सीना पीटते हुए रेहान को कोसने लगे और निखिल के पास जाकर उसे उठने लगी। तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेहान तनुजा जी की ओर देखकर सख्त लहजे में कहा, शुक्र मनाए कि आज पहली बार किसी ने मैडम जी के बारे में इतना कुछ कहा और मैं तब भी चुप रहा, वरना आज तक जिन्होंने भी मैडम के साथ इतनी बदतमीजी की है उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं बचा है। अगर आप अपने बेटे को अपन देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसके दोनों हाथ पांव को तोड़कर अपन बना देता हूँ। रेहान की बातों को सुनकर तनुजा जी घबरा गई और निखिल को गले से लगा लिया। अचानक बदले इस माहौल को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग शोक में चले गए। यहां तक कि चौरसिया परिवार को लग रहा था कि रेहान को सिर्फ बातें बनाना ही आता है, लेकिन निखिल की ऐसी हालत को उन सभी की मुंह पर ताला लग गया था।
रेहान ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया किसी ने उसके पेट पर एक छड़ी रख दी, जिस वजह से रेहान वहीं रुक गया और अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगा। अपने सामने एक बुजुर्ग आदमी को देख रेहान ने अपना कदम पीछे खींच लिया और निखिल की ओर देखते हुए कहा, दोबारा अपनी जुबान से हमारे बारे में गलत शब्द निकलने की कोशिश की ना तो तुम्हारा दांत नहीं बल्कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने मेरे पोते को मारने की धमकी दे रहे हो। तनुजा की निखिल को सहारा देते हुए उठाए और अपने ससुर की ओर देखकर बोली, देखिए पापा जी, इसने आपके पोते का क्या हाल किया है। आज तक हमने अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाया और इसने आपके सामने ही आपके पोते के चेहरे पर हाथ उठाने की हिम्मत दिखाई है। आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं पापा जी, इस लड़के को सबक सिखाए। सबक तो हम इस लड़के को जरूर सिखाएंगे बहू, आखिर इसने हमारे खानदान के वारिस के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत दिखाई है। जिसने भी हमारे खानदान के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत दिखाई हमने उसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन इसने तो हमारे पोते के ऊपर हाथ उठाया है तो हम इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने चौरसिया परिवार की ओर देखा और कहने लगे, आज से पहले हमारे खानदान को इस तरह की बेइज्जती सहने को नहीं मिली थी जितना कि यहाँ आने के बाद हमें मिल रही है। श्रीमती चौरसिया जी उनके सामने आकर माफी मांगते हुए बोली, देखिए मिस्टर साहू, हम जानते हैं कि इस लड़के ने आपके पोते के ऊपर हाथ उठाकर गलती की है, लेकिन आपके पोते को भी इस तरह की बातें उनके सामने नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आप हमें सिखाएंगे कि हमारे खानदान के लोगों को किस तरह से व्यवहार करने की जरूरत है। देखिए मिस्टर साहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, आप खामखा इस छोटी सी बात को इतना आगे खींच रहे हैं। छोटी सी बात? देवेंद्र साहू गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगे, छोटी सी बात? आपको ये बात छोटी लगती है? किसी ने हमारे खानदान के बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है और हम इस बात को ऐसे ही जाने दे? और नहीं तो क्या आज से पहले हमने कभी अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाया? तो फिर ये लड़का होता कौन है हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाने वाला? जिस तरह से इसने हमारे बेटे के चेहरे पर हाथ उठाया है, इस तरह से अब मेरा बेटा भी इसके ऊपर हाथ उठेगा, तभी हिसाब बराबर होगा। तनुजा की रेहान को घूरते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो बेइज्जती की सिलसिला आपने ही शुरू की थी आंटी जी, तो क्यों ना सबसे पहले हम आपकी बेइज्जती करना शुरू करें, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिलसिला जारी रखते हैं। हिना मुस्कुराते हुए तनुजा जी की ओर देख तंज करते हुए बोली, आपने कहा कि बाहर से आए हुए लड़के अमीर घर की लड़कियों को फंसाकर उसके पैसों को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन क्या इसमें आपका बेटा शामिल नहीं है? अगर नहीं है तो आप भी अपने बेटे की शादी किसी मिडिल क्लास की लड़की के साथ क्यों नहीं करवाते? मुझ जैसे अमीर घर की बेटी की तलाश क्यों कर रही हैं? बातें करना हमें भी आती है आंटी जी, और जवाब देना भी, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए। आप बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाए और हम आपकी बातों को सुनते जाएं। देख रहे हैं पापा जी कितनी बदतमीज है ये लड़की, अपने बड़ों के साथ इस तरीके से पेश आती है। पता नहीं इसके माँ बाप ने किस तरह का संस्कार इसे दिया है, जिसे अपनों से बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। तभी वहां पर किसी की दमदार आवाज सुनाई दी, संस्कार? हाँ, भले मेरी बेटी को उसकी माँ ने उतना संस्कार दे नहीं पाई जितना कि मैं उसे बड़ों से किस तरह से बातें करनी है उसका संस्कार दिया है। और बात रही बदतमीजी की, तो बदतमीजी भी आप ही लोगों ने शुरुआत की है, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी किसी के साथ इस तरह की बहस नहीं करती। और बात रही उसकी लाइफ पार्टनर की, तो उसका बाप अभी भी जिंदा है और उसके लिए उसका लाइफ पार्टनर चुनने में उसकी मदद भी कर सकता है। जेडी को वहां पर गुस्से से आते देख देवेंद्र साहू मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बेटी के अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसे किसके साथ किस तरह की बातें करनी है थोड़ी सी भी समझ नहीं है। जेडी हिना के कंधे पर हाथ रख अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखते हुए बोला, मेरी बेटी कैसी है और क्या करती है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर साहू, बेहतर होगा आप अपनी हद में रहे, क्योंकि अगर मैं हद पार कर ली तो अब जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। देवेंद्र साहू ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें लगता है यहाँ आने के बाद तुम मुझसे पंगा लेकर सही सलामत यहाँ से चले जाओगे? देखिए मिस्टर साहू, मुझे लगता है आप लोगों को किसी बात की गलतफहमी हुई है। आप लोग इस तरह से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग मेरे मेहमान हैं, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस कमी को अभी पूरी कर देता हूँ। बातों को आगे बढ़ता देख प्रशांत तुरंत उनके बीच जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि लड़ाई में जो परिवार इस वक्त सम्मिलित हुआ था वह कोई आम परिवार के लोग नहीं थे, दोनों काफी बड़े और नामचीन लोग थे। ऐसे में अगर उसकी बेटी की शादी में इतने बड़े लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है तो उसी के लिए बाद में परेशानी खड़ी हो सकती है। देवेंद्र जी प्रशांत की ओर देखते हुए कहने लगे, तुम्हारे इस खास दोस्त के बेटी के बॉडीगार्ड ने मेरे पोते के ऊपर हाथ उठाया है, जरा देखो उसका चेहरा किस तरीके से सूज गया है। तनुजा जी बोली, प्रशांत जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए ही यहाँ पर बुलवाया था? हमारी भी समझ में कोई इज्जत है, अगर यही सब देखने के लिए हमें यहाँ पर बुलवाया था तो हमें पहले बता देते, हम यहाँ पर आते ही नहीं। देवेंद्र साहू रेहान की ओर देखकर कठोर लहजे में बोले, अब जब तक ये लड़का मेरे पोते से माफी नहीं मांगता यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फालतू की बातों को सुनने के लिए हमारे पास इतना भी वक्त है?
तुम्हारा वक्त जितना कीमती है वैसे भी हमारा वक्त भी उतना ही कीमती है। रेहान हिना की ओर देखते हुए कहने लगा, मैडम आपको इस वक्त अपनी कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। ये जो कुछ भी होगा उसे मैं संभाल लूंगा। आप प्लीज अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। लेकिन हिना आगे कुछ कह पाती, रेहान मुस्कुराते हुए बोला, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? हाँ, तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? आप टेंशन मत दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देवेंद्र अपनी दांतों को चबाते हुए बोला, लड़की अगर तुम यहाँ से हिलने की कोशिश की ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। और अगर तुमने मैडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे शरीर को जोड़ते जोड़ते तक जाएंगे। रेहान की बातों को सुनकर देवेंद्र साहू की आंखें बड़ी हो गई। वहीं रेहान के मुंह से निकले शब्द को सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी लोग जो कुछ देर पहले देवेंद्र साहू की बातों पर गधे की तरह अपना सिर हिला रहे थे, सभी हैरान होकर रेहान को देखने लगे। देवेंद्र अपना छड़ी कर से पटकते हुए बोला, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी है कि वो मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर सकें। तुम आज के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, लड़के जल के रख बन जाओगे। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, बचपन से मुझे आग से खेलने की आदत है चाचा, लेकिन आज तक आग मुझे जला नहीं सकी। अगर इस मामले में गलती हमारी होती तो मैं आसानी से अपनी बातों को स्वीकार कर माफी मांग लेता, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करने वाली आपकी बहू और आपका पोता है, जिन्होंने सबसे पहले तो हमारे बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और हमारे रिश्तों को लेकर बेवजह के बखेड़ा खड़ा किया और वो भी हम लोगों ने। हा। मिस्टर जेडी, आप तो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ ही साथ आपकी कंपनी और दौलत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ऊंची है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी की शादी आपके बराबरी के खानदान वालों के साथ करनी चाहिए, ना कि अपनी बेटी के बॉडीगार्ड के साथ, जो कभी भी उसे धोखा देकर कहीं भी जा सकते हैं। तनुजा की हंसते हुए कहने लगी, मानना पड़ेगा इतने बड़े कंपनी की ओनर की बेटी अपने ही बॉडीगार्ड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, लेकिन उसके बाप को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। देवेंद्र जी ने कहा, जेडी, मुझे लगता है तुम्हें अपने कंपनी और अपने कामों के साथ साथ अपनी बेटी के ऊपर भी नज़र ठिकाने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। इतनी बड़ी कंपनी की ओनर की बेटी एक बॉडीगार्ड के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी आपके हाथ से कुछ ज़्यादा ही फिसल कर आगे चली गई है? जेडी ने अपना कंधा उचकाया और कहा, मेरी बेटी अपनी लाइफ में क्या कर रही है उस पर नज़र रखने वाले आप लोग होते कौन है? मैंने कभी भी अपनी बेटी को किसी भी बंदिशों में रखकर नहीं पाला है। उसका जो मन किया है वो करते हुए आ रही है। मैंने उसके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं किया, तो आप लोग होते कौन है मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? फिर उसने मिस्टर साहू की ओर देखते हुए बोला, मुझे पता चला कि आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा साहू जी, मैं अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी करने का फैसला ले सकती है, चाहे वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो। अपने पापा की बातों को सुनकर हिना मुस्कुरा दी और अपने पापा के गले आ लगी। जेडी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, मैं कोई टिपिकल बाप नहीं हूँ जो अपनी ही बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में उतारू हो जाऊँ। मैं तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हारे पसंद के लड़के से ही तुम्हारी शादी कराऊंगी, ना कि तुम्हारी शादी अपने पसंद के लड़के के साथ जबरदस्ती। देवेंद्र साहू अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए ताली बजाते हुए बोले, अभी हमारी बात पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है जेडी। तुम्हारी बेटी के बॉडीगार्ड ने मेरे पोते की जो हालात की है उसकी भरपाई करना अभी भी बाकी है। जेडी रेहान की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया था, लेकिन आगे चलकर मेरी बेटी तुम्हें पसंद करने लगेगी इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये आज तक मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी पर्सनल बॉडीगार्ड को अपॉइंट किया उसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करके उन्हें वहां से भागने में कामयाब रही। अपने पापा की बातों को सुनकर हिना ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा मंडराएगा तो तुम उसे आसानी से जेल लोगे, लेकिन अगर मेरी बेटी के ऊपर वही खतरा मंडराएगा तो तुम शांत नहीं बैठोगे। आज मैं अपने पूरे होशों हवाजों में तुम्हें अपनी बेटी के जीवन साथी के लिए तुम्हें चुनता हूँ। वापस लौटते ही मैं अपने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर तुम्हें दुगल खानदान का दामाद घोषित करूंगा, और मेरी बेटी का एग्जाम खत्म होते ही एक सही समय देखकर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। फिर उसने एक नज़र देवेंद्र की ओर देखा और रेहान की ओर देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें हिना का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था, तब तुमने उसके हिसाब से ही उसकी देखभाल की थी। अब मैं तुम्हें अपना दामाद भी मान लिया है, अब तुम्हें इस मामले से बाहर कैसे निकालना है इसे तुम देखो। इतना कहकर जेडी वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। लगता है जेडी का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर भाग रहा है। जेडी को इस तरह से वहां से जाते देख देवेंद्र हंसते हुए रेहान की ओर देखने लगा और बोला, तुम्हारा होने वाला ससुर तो यहाँ से दुम दबाकर भाग गया, अब तुम मेरा सामना करोगे। बच्चे, तुम्हारी उम्र जितनी नहीं है उतनी की मैं आज तक सिचुएशंस को हैंडल किया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम शहर में नहीं हो।
बच्चे, बेहतर होगा हमसे माफी मांग कर यहाँ से चले जाओ और मेरे पोते के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती की भीख मांगो। रेहान उबासी लेते हुए बोला, तुम लोगों की बातों को सुनकर अब मुझे नींद आने लगी है, बेहतर होगा आगे की बातें हम सभी कॉल करेंगे। फिर वो हिना की ओर देखते हुए बोला, आज यहाँ पर आने और इतने सारे रस्मों को करने के बाद शायद आप भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी। रेहान ने जैसे ही अपना कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाया, दो सफ़ेद कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। अभी हमारे बिग बॉस की बातें खत्म नहीं हुई है, इसलिए बेहतर होगा उनकी बातें खत्म होने के बाद तुम यहाँ से हिलने के बारे में सोचो, वरना चलने के लिए तुम्हारे दोनों टांग नहीं बचेंगे। दूसरे ने अपना बंदूक निकाल और मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी से अपना घुटने टेक दो वरना शादी के घर पर मातम का माहौल छा जाएगा। देवेंद्र ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा ससुर जितना डरपोक निकला तुम भी उतना ही डरपोक लगते हो। रेहान पीछे मुड़ा और देवेंद्र की ओर देख मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जैसे लोग बातों से क्यों नहीं समझते, आखिरी बार कह रहा हूँ इस मामले को यही रफा दफा कर दो वरना बाद में पछताना मत। पछताओगे तो तुम जब तुम्हारी हड्डियां तोड़ी जाएगी। निखिल ने उन दोनों बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वो रेहान को मारना शुरू कर दे। निखिल का इशारा मिलते ही दोनों बॉडीगार्ड तुरंत रेहान के ऊपर टूट पड़े। रेहान अपनी जगह पर से हिला तक नहीं और उसने एक एक मुक्का दोनों के ऊपर चक दिया। दोनों किसी कटी पतंग की तरह फर्श पर गिर गए और दोबारा नहीं उठे। अपने दो हटे कट्टे बॉडीगार्ड को इस तरीके से फर्श में पड़े देख तीनों की हालत खराब हो गई। रेहान अपना बॉडी स्ट्रेच करते हुए बोला, मैं यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अपनी दुश्मनी बढ़ाने के लिए। देवेंद्र शैतानी मुस्कान लिए बोला, दुश्मनी की शुरुआत कहाँ हुई है, दुश्मनी की शुरुआत तो अब होगी। तभी कुछ और बॉडीगार्ड रेहान को करने के लिए आगे आए, लेकिन रेहान ने बिना वक्त गवाए ही उन सभी को वहीं देर कर दिया और मुस्कुराते हुए देवेंद्र साहू की ओर देखते हुए बोला, अगर तुम लड़ाई की शुरुआत करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाद में मुझसे दुश्मनी लेकर पछताना नहीं, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने के लिए नहीं देता। लड़के तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फुदक रहे हो, यहाँ नया हो इसीलिए तुम्हें देवेंद्र साहू के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वरना इस तरह की बकवास करने से पहले तुम खुद ही अपनी जुबान काट लिए होते। भीड़ में से किसी ने रेहान की ओर देखकर कहा, भाई साहब नया है इसलिए तो इतना फुदक रहा है, वरना अभी तक इसका हालत क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। शुक्र माना कि तुम मिस्टर चौरसिया के रिश्तेदार हो, वरना अभी तक मिस्टर साहू तुम्हें जिंदा ही दफन चुके होते। मिस्टर साहू के लिए कितने लोगों को सामने आते देख आसपास मौजूद सभी लोगों को अब रेहान के लिए बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि अगर सभी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए तो रेहान ज्यादा समय के लिए यहाँ पर एक नहीं पाएगा। भीड़ में से लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिया। आखिर ये लड़का है कौन जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो मिस्टर साहू से दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहा है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जेडी के साथ खड़ा है इसलिए अभी तक सही सलामत यहाँ पर है, वरना अभी तक तो उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। जेडी में भी इसे अपना दामाद माना है, क्या उसका दिमाग तो खराब नहीं है कि उसने इतनी बदतमीज लड़के को अपना दामाद चुना है? मुझे तो लगता था जेडी जिस तरीके का आदमी है वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ही ढूंढेगा, लेकिन कौन जानता था कि उसकी पसंद इतनी घटिया निकलेगी। ये लड़का बस कुछ ही समय का मेहमान है, देखते जाओ मिस्टर साहू क्या करते हैं इसके साथ। रूशाली मिस्टर साहू की ओर देखते हुए बोली, अंकल आप लोग यहाँ पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग मेरी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी बढ़ाने के लिए। मिस्टर साहू बोले, बेटा हम तो आए थे यहाँ पर तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन शायद तुमने मेहमानों की लिस्ट अच्छी तरीके से तैयार नहीं की थी, इसलिए इस तरह के बदतमीज लड़के यहाँ पर आ गए हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार दोबारा लिस्ट देख लेनी चाहिए। रूशाली हिना के पास गई और रेहान की ओर एक नज़र देख हिना से बोली, यार तुम क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहो। मैं अपनी शादी शांति से होते हुए देखना चाहती थी, ना कि इस तरह की लड़ाई झगड़े से। हिना रूशाली की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर क्या हो रहा है सबको जानती हो, फिर भी उनकी साइड ले रही हो। तुम मेरी बचपन की फ्रेंड होते हुए इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो रूशाली? मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ हिना कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम बात को आगे बढ़ाने मत दो। हिना रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और देवेंद्र और उसके परिवार वालों की ओर देखते हुए बोली, अगर कोई मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और आप लोग गलती किसकी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आप हमसे माफ़ी नाम सुनना चाहते हैं तो मैं आपको माफ़ कर दो। मैं आप लोगों के सामने माफ़ी नहीं मांगने वाली। आप लोगों को जो करना है वो कर सकते हैं। इतना कहकर हिना रेहान को लेकर वहां से चली गई। देवेंद्र साहू अपने छड़ी को फर्श में पटकते हुए बोला, आज तक किसी ने हमारे साथ इस तरह की बातें नहीं की है और ना ही हमारा इतना अपमान किया है, इसका अंजाम तो तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। मिस्टर चौरसिया देवेंद्र साहू की ओर देख बोले, आप उन बच्चों की बातों को लेकर इतने गुस्से में क्यों? इस बात को जाने दीजिए, बच्चे हैं वो लोग।
अगर वो 10-15 साल के बच्चे होते तो हम इसके बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो हमारी बेइज्जती की है उसकी कीमत हो उन लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। उनके वहां से जाते हैं। प्रशांत जेडी के कमरे के अंदर चला गया और उससे गुस्से में बोला, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्यों तुमने अपने बेटी और रेहान को देवेंद्र साहू के सामने छोड़कर चले आए? तुम जानते हो ना कि देवेंद्र साहू किस तरीके का आदमी है, और तुम ऐसे ही अपनी बेटी और उसके बॉडीगार्ड को वहीं छोड़कर चले आए। जेडी, जो इस वक्त लैपटॉप पकड़े कुछ काम कर रहा था और साथ में सिगरेट पी रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर मेरे साथ किसी को रिश्ता जोड़ना है तो इन खतरों से उसको सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप उसकी ओर घुमा दिया और बोला, हमारे नए प्रोजेक्ट पर काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। हमने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से ही सब कुछ ठीक चल रहा है। विदेशी लोग भी हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ और ये सोचा था, इसलिए इसकी कीमत भी अब 4 गुनी बढ़ा दी गई है। प्रशांत ने जैसे ही लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा उसका चेहरा खिल गया और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई देने लगा। मुझे तो लगा था हमारा ये प्रोजेक्ट ठीक तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। जेडी सिगरेट से काश लेते हुए बोला, अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है, देखते जाओ आगे हमारा ये प्रोजेक्ट कितना पैसा छपता है। वैसे हमने जो कीमत रखी थी एक फ्लैट की, अब उसकी कीमत 4 गुनी बढ़ा दी गई है। अब एक फ्लैट की कीमत 35 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ होगी। अगर हो सके तो धीरे धीरे करके हम इसकी कीमत 150 करोड़ तक भी खींच लेंगे, बस तुम और भी ज़्यादा लोगों को ढूंढना शुरू कर दो। प्रशांत एक्साइटमेंट के साथ बोला, मुझे लगा था ही उसे जगह पर बिल्डिंग बनाने पर हमें पैसों की बरसात होगी, इसलिए तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जगह को अपने नाम कर लिया। तुम ग्राहक की चिंता मत करो, जैसे ही उन लोगों को इसके बारे में खबर मिलेगा कि हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ाते जाएगी। मैं बस अपने कुछ ही लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर दिया है, जैसे ही बाकी लोगों को खबर मिलेगी वो जरूर इस पर अपना पैसा लगाएंगे। जेडी ने शराब की गिलास उसकी ओर बढ़ाई और टोस्ट किया। प्रशांत जेडी की ओर देखते हुए बोला, और अभी की प्रॉब्लम जो शुरू हुई है उसका क्या? तुम्हें लगता है कि देवेंद्र इतनी जल्दी से हार मान जाएगा? जेडी बेफिक्री के साथ बोला, मेरा होने वाला दामाद है ना, वो इस मामले को संभाल लेंगे, तुम बस हमारी इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। फिर उसने अपने मन में बोला, मैं तुमसे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी और रेहान से पंगा लोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे बस देखना है कि तुम किस तरीके से रेहान से नहीं निपटते हो। वहीं निखिल घर पहुंचते ही अपने सामानों को इधर उधर फेंकने लगा, जिसे देख उसका पिताजी उससे बोला, क्या हो गया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अपने ही सामानों को ऐसे बार बार क्यों कर रहे हो? तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जिस पर थप्पड़ की निशान साफ साफ दिखाई दे रही थी। जरा अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाना, ये तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा? तनुजा की अपने पति की ओर देख गुस्से से बोली, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आज पहली बार किसी ने हमारे सामने ही हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाया है। क्या आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? आपके जिगरी दोस्त के रिश्तेदार ने हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत दिखाई है। उसने तो हमारे साथ भी बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसने तो पापा जी को भी नहीं छोड़ा। आज तक हमारी बेइज्जती पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी जितना कि आज की शाम को चौरसिया मेंशन में हुई। सुनिए जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे उस लड़के का, लेकिन अगर वो मेरे सामने आकर अपने घुटने पर बैठकर माफ़ी नहीं मांगा तो मैं वापस कभी यहाँ नहीं आऊँगी। तुषार अपने बेटे के पास गया और उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, आज तुम्हारा जिसने ये हाल किया है ना, कल वो खुद इसके लिए पछताएगा। निखिल अपने सामानों को लात मारते हुए बोला, मैं साहू खानदान का बेटा हूँ, इसका बड़ा गर्व था मुझे, लेकिन आज एक 2 कौड़ी के लड़के ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने ही कुत्ते की तरह मारा। आज तक मुझे इतनी बेइज्जती नहीं महसूस हो गई थी जितना कि आज हुई है। डैड, मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन वो लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। डैड, उनका जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी से बातें करते हुए वहां से बाहर निकल गया। अगली सुबह, आज हल्दी की रस्म होने वाली थी, इसलिए सुबह से ही परिवार वाले पर मेहमान आज की रस्म को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर दिए थे। रेहान सुबह ही उठकर बाहर टहलने के लिए चला गया था। वहीं हिना पिछली रात की घटनाएं को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि जिस तरीके की बेइज्जती कल उसके साथ हुई थी, आज तक उसने कभी भी इस तरह की बेइज्जती नहीं सही थी, इसलिए वो अभी भी गुस्से में थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और सलमा अंदर आई। हिना को अभी भी पिछले रात की बातों को लेकर गुस्से में देखा। उसने हिना से कुछ नहीं कहा, बस उसके लिए कुछ कपड़े और नाश्ता रखकर वहां से बाहर जाने लगे। तभी हिना उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या आपने रेहान को देखा? वो मेरा कौन नहीं उठा रहा है? मैडम, वो तो सुबह बाहर टहलने के लिए गया था, अभी तक आया नहीं है। जैसे ही वो बाहर से आता है मैं उसे आपके बारे में बता दूंगी। हिना ने बस अपना सिर हिलाया और बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चली गई। वही रेहान हाईवे के बगल वाले एक ढाबे में बैठकर चाय पी रहा था। उसने अपने बगल में बैठे मास्क वाले शख्स से कहा, हमें आज रात को ही पिंक डायमंड को वहां से निकलना होगा। तुम बस गाड़ी लेकर होटल की दूसरी ओर चले आना, मैं डायमंड लेकर वहीं पहुंचूंगा।
मास्क वाले शख्स ने धीमी आवाज में कहा, मुझे खबर मिली है कि प्रशांत चौरसिया बाकी सभी डायमंड को खरीदने के बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि उसे इसके बारे में पता चल चुका है कि कोई है जो इन सभी डायमंड को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए उसने पिछली रात को अपनी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइट करवा दिया है। तब तो अच्छी बात है कि उसे इसके बारे में पता है कि कोई है जो उन सभी रत्नों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तुम बस उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर नजरें टिक कर रखो, बाकी काम मैं देख लूंगा। दोनों ने अपनी चाय खत्म की और वहां से उठकर जाने लगे कि तभी कुछ ब्लैक स्कॉर्पियो उनके पास आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से एक मुच्छड़ आदमी बाहर निकाल उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग अपने हाथों में हथियार लिए बाहर निकले। मुच्छड़ आदमी सीधे रेहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुमने ही हमारे बड़े साहब के साथ बदतमीजी की थी ना? चलो, बड़े साहब के बेटे ने तुम्हें बुलाया है। अगर इज्जत के साथ चलोगे तो सही सलामत बच जाओगे, वरना हमें लोगों को उठना भी आता है और वो भी अपने तरीके से। रेहान ने अपने बगल में खड़े अपने साथी की ओर देख मुस्कुराया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। फिर वो उनके साथ गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही रेहान के चेहरे पर काली पट्टी बांध दी गई, जिसे रेहान उनके ठिकाने को ना जान सके, लेकिन आंख पर पट्टी होने के बावजूद रेहान को उसके आसपास सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुकी। उन लोगों ने रेहान को नीचे उतरा और उसे लेकर घर के अंदर लेकर चले गए। मुच्छड़ आदमी ने रेहान के सिर पर से काला कपड़ा हटाया और उससे धक्का देकर आगे किया। रेहान अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखने लगा। निखिल अपने माता पिता, दादाजी और उसके बाकी के परिवार वालों के साथ सामने सोफे पर बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इसका खामियाजा बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। तुषार अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखते हुए बोला, अब तो तुम सब खुश होना इस यहाँ देखकर। तनुजा जी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, इसने भरी महफिल में हमारी बेइज्जती की थी, इतनी जल्दी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? इसे हमारे सामने घुटने के बल चलते हुए आना पड़ेगा, तब मैं इसे माफ़ करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। क्यों बेटा? मॉम, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था तो मैं अपना हाथ साफ किए बिना इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो हम किसके साथ वही सलूक करेंगे जो उसने हमारे साथ किया था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और रेहान के सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है और इसकी सज़ा आज तुम्हें हमारे घर पर मिलेगी। देख, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिना को मेरे हवाले करना होगा। मैं उसके साथ तुम्हारी आंखों के सामने शादी करूंगा और तुम्हें हमारी शादी अपनी आंखों से देखनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच विचार करूंगा। तुषार वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे तब तक मारो जब तक ये खुद हमारे सामने घुटने के बल चल के नहीं आता। मुच्छड़ आदमी सामने आया और अपने आदमियों के हाथों से हॉकी स्टिक लेकर रेहान को मारने लगा। उसने अपना सारा हाथ कांडा अपना लिया, लेकिन रेहान अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी एक 6.5 फुट का आदमी सामने आया और रेहान के कंधे पर अपना दोनों हाथ रख उसे जबरदस्ती घुटने देखने पर मजबूर करने लगा। रेहान को अभी भी अपनी जगह पर खड़ा देख निखिल अपनी जगह पर से उठा और टेबल पर से चाकू उठाकर उसने सीधे बिना किसी हिचकिचाहट के रेहान के कंधे पर वार कर दिया। उसे लगा था कि चाकू लगने से रेहान दर्द में ही सही उसके सामने घुटने टेकेगी, लेकिन उसके सोच के विपरीत हुआ। उसने जो चाकू पकड़ रखी थी वो रेहान के शरीर से टकराते ही टूट गई। यह नज़ारा देखकर निखिल डर से 2 कदम पीछे होकर फर्श पर गिर गया और अपना सिर बार बार नामे हिलाते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे शरीर के अंदर ये चाकू घुसी क्यों नहीं? रेहान अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया और अपने पीछे खड़े 6.5 फीट के उसे आदमी की ओर देखने लगा। रेहान की डरावनी और लाल आंखें देखकर वो आदमी डर से कहां पर रहा था। कुछ देर पहले उसने हिम्मत दिखाकर उसे जबरदस्ती उसके घुटनों पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन रेहान की ऐसी निगाहें को देखकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। रेहान ने अपनी दोनों मुठिया का असली और एक जोर का थप्पड़ उसने उसके दोनों चेहरे पर एक साथ जड़ दिया। उस आदमी को समझ में नहीं आया आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो अपने चेहरे पर हाथ रख छत की ओर देखने लगा। उसके आंखों में खून नजर आ रहे थे और देखते ही देखते वो आदमी वही नीढाल होकर नीचे गिर गया। अपने सबसे शक्तिशाली आदमी को धराशायी होता देख तुषार अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रेहान की ओर हैरानी से देखने लगा। रेहान ने अपना कंधा उचकाया और निखिल की ओर देखने लगा, जो घबराहट के मारे इस वक्त अपने दादाजी के पैरों से लिपट गया था। मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा क्या हो गया? तुम तो मुझे जान से मारने पर ही तुल गए। तुमने आखिर मेरे बारे में सोचा किया था यही कि तुम्हारे लोग मुझे उठकर तुम्हारे पास लेंगे और तुम मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट देकर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दोगे, यही सोचा था क्या? देवेंद्र अपने सभी बॉडीगार्ड्स की ओर देखते हुए कहा, देख क्या रहे हो, खड़े खड़े जान से मार डालो इसे। अच्छा, तुम्हारे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे जान से मार सकें? अरे ओ चाचा, मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये आदमी मुझे मारेंगे?
मैं इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे लोगों के साथ आया, वरना वहीं पर तुम्हारे इन लोगों की लाशें बीच गई होती। तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी, शेर जिस इलाके में कदम रखता है वो इलाका उसका हो जाता है, और मुझे किसी की हुक्म की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो निखिल की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जरूर था, लेकिन तुमने आज जो हिम्मत दिखाई है उसे देखकर मैंने डिसाइड कर लिया है। तनुजा की निखिल के सामने जाकर खड़ी हो गई और रेहान की ओर देख गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें एक माँ की हाय लगेगी और तुम अपनी जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसी माँ अगर इस धरती में पैदा होने लगी तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने में थोड़ी सी भी समय नहीं लगेगी। तुमने जिस तरह की संस्कार अपने बेटे को दी है ना, अगर इस तरह की संस्कार बाकी मन भी अपने बेटों को देने लगे तो उनकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ, और क्या कहा था तुमने, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करोगे और वो भी मेरी आंखों के सामने, और मैं खड़ा होकर तुम दोनों के ऊपर फूल फेंकूंगा। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुषार रेहान को वहीं रुकने का इशारा किया और कहा, देखो अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ में लगाने की कोशिश की ना तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं जा पाओगे। तो तुमने क्या सोचा था मैं यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठाकर आया हूँ? क्यों चाचा, दुश्मनी तो आपने शुरुआत करवा ही दी, अब दुश्मन से दुश्मनी नहीं निभाओगे? वैसे आप लोगों ने तो अपने दुश्मन के बारे में कुछ पता किया ही नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम है रेहान राव, उम्र 27 साल, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट हो, लेकिन मुझे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि बचपन से ही मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा हुआ है। टीनेजर में ही मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन सोचा नहीं था अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने के बाद मुझे पैसे कमाने के लिए नौकरी करने की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहकर बड़े बड़े तुर्रम खान को अपने जूते के नोक में रखकर काम करवाया है। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुषार अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रेहान के बारे में जानने के बाद भी उसे घबराहट हो रही थी। रेहान बोला, पहली बार मुझसे मिलने वाले लोगों की हालात तुम्हारे जैसे ही रहती है, घमंड स्वभाव और पैसों पर लोगों को अपने लिए काम करवाने का घमंड। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ही लोग अपनी अकड़ के साथ मेरे सामने आए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं टिक पाया। तभी अचानक रेहान पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े चाकू पड़े शख्स की आंखों में देखने लगा जो पीठ पीछे उसके ऊपर हमला करने वाला था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई और उसने उसका गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। तुम लोग अपनी आदतों से कभी नहीं सुधरोगे। उसने उस आदमी को हवा में उछाल दिया और जैसे ही उसके हाथों से चाकू छुटा, रेहान हवा में उछलकर उसके सीने में चाकू को धंसा दिया। उस आदमी के सीने से खून का फवारा बाहर निकाल और फर्श पर गिरते हैं उस आदमी की वहीं मौत हो गई। रेहान अपने कपड़ों में छिटके खून को साफ करते हुए बोला, यहाँ आने के बाद इतने खून खराबी के बारे में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। रेहान दोबारा हवा में उजाला और अपनी आंखें बंद कर ली। वहां का मौसम अचानक बदल गया, चारों तरफ काली बादल दिखाई देने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, हवाओं का रुख तुरंत बदल गया। तभी एक जोर की बिजली कड़की और उसके साथ ही रेहान के हाथों में उसका डिम तलवार दिखाई देने लगा। रेहान को हवा में उड़ते देखकर ही साहू खानदान के सभी लोगों की सांस अटक गई थी, यहाँ तक कि उनके जितने भी बॉडीगार्ड थे सभी वहां से पीछे हटकर दूर खड़े हो गए। रेहान के बंधे हुए बाल अब आजाद हो चुके थे और उसके घुंघराले बाल हवा में लहर रहे थे। वो नज़ारा कुछ ऐसा था मानो खुद भोलेनाथ वहां पर उन लोगों की प्राण लेने के लिए प्रकट हो गया। देखते ही देखते डिम तलवार की चमक चारों तरफ बिखर गई और रेहान जमीन पर उतर आया। उसके जमीन पर पांव रखते ही धरती कांप उठी। रेहान का ऐसा रूप देखकर देवेंद्र साहू ना चाहते हुए भी अपने घुटने के बाल फर्श पर आ गए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, इसलिए हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपने पिताजी को रेहान के सामने घुटने टेकते देख तुषार दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया और उसे खड़े करते हुए बोला, पापा आप इसके सामने घुटने क्यों देख रहे हैं? इसको हमारे सामने घुटने टेकना चाहिए, ना कि हमें इसके सामने। देवेंद्र ने एक जोरदार का थप्पड़ तुषार के चेहरे पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? गौर से देखो, उसके हाथों में वह कोई मामूली तलवार नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना डिम तलवार है। डिम तलवार का नाम सुनकर तुषार की नजरें रेहान के हाथों पर पड़ी, फिर उसके हैंडल पर जो कि कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अमीरों के बीच ये तलवार काफी ज्यादा फेमस थी, यहाँ तक कि कई अमीर घर के लोग इस तलवार को खरीदना चाहते थे, लेकिन श्रापित होने की वजह से आज तक कोई भी इस तलवार को खरीद नहीं पाया था। ये कैसे हो सकता है? ये तलवार दो श्रापित है और इसकी सुरक्षा एक दुष्ट आत्मा करती है। नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसके पास जो तलवार है वो वही डिम तलवार है जो अमीरों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। रेहान उबासी लेते हुए बोला, मैं यहाँ पर यह साबित करने के लिए नहीं आया हूँ कि ये डिम तलवार है या नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को जो तकलीफ हुई है उसके भरपाई कौन करेगा? और तुम्हारे बेटे ने जो हिम्मत दिखाई है उसका क्या? मैं जानता हूँ कि मेरे पोते से गलती हो गई है, लेकिन उसकी सजा के लिए तुम उसकी जान नहीं ले सकते। ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारे पोते और बहू ने जो किया है उस पर पर्दा डालने का काम तो तुमने ही किया है।
गलती किसकी थी तुम जानते थे, फिर भी तुमने भारी महफिल में हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। आज तक मैं अपनी मैडम की आंखों में कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं देखा था जैसा कि इन दोनों के वजह से हुआ था। तो तुम्हें क्या लगा मैं इन दोनों को आसानी से छोड़ दूंगा? रेहान की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उनका पूरा मेंशन काम पर उठा। रेहान ने अपना हाथ ऊपर उठाया। निखिल जो इस वक्त अपने चाचा के साथ खड़ा हुआ था, अचानक वो रेहान की ओर खींचा जाने लगा। निखिल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो चिल्लाता रहा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चाचा उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो रेहान के गिरफ्त में चला गया। रेहान ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसके पिठ के पीछे लगा दिया। इसी हाथ से तुम हिना को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, और इसी हाथ से तुमने मेरे सीने में चाकू घुसने की हिम्मत दिखाई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करता। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, अपने दादाजी और उसके दोस्तों के सामने तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे ना? कैसे तुमने एक झटके में ही टेबल को तोड़ दिया था? जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर जाकर कितनी शक्ति है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, अगर तुम्हारे पंच से मुझे कोई फर्क पड़ता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पंच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं तुम्हारा दाहिना हाथ काट दूंगा। ये कैसे हो सकता है? जब तुम्हें चाकू से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मेरे पंच से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, यही फर्क होता है एक कमजोर है इंसान में और एक पावरफुल इंसान में। तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार वाले अमीर हैं, इसी का पावर है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ नहीं है, बस हड्डियां और मांस के अलावा। तुम्हारे शरीर की ताकत बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। तनुजा जी रेहान के सामने जाकर घुटने टेक दी और उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज बेटा, तुम मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। तुम जो चाहोगे हम उसे तुम्हें देंगे। हमारे पास काफ़ी पैसा है, तुम जितना पैसा मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज़ तुम हमारे बेटे को कुछ मत करना। ये हमारा इकलौता बेटा है और हमारा परिवार का इकलौता वारिस भी। हाँ, ये आपका इकलौता बेटा है तो वो लड़की कौन थी जिसके पास एक पिता के अलावा कोई नहीं है? इसके पास तो माँ बाप सब है, लेकिन हिना के पास उसके पापा के अलावा दूसरा कोई है। मेरी बात अलग है क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी में काफ़ी समय बाद आया हूँ, लेकिन वो तो इन सब मामलों से बचपन से ही जूझ रही है। बचपन में अपनी माँ को खोने का गम और जवानी में तुम्हारे जैसे परिवार वालों दूर भगाने का दुख, जो वो जितना प्रयास कर दी तुम्हारे जैसे लोग हर बार उसके रास्ते के कांटे बन जाते। देवेंद्र रेहान के पाँव को पकड़ते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ़ कर दो। शायद ज़्यादा पैसा होने के कारण हमारी आंखें भी अंधी हो गई है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच हम दोबारा कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो तो मैं तभी होने नहीं दूंगा क्योंकि अब मैं उसके साथ, और जो भी उसकी ओर अपनी नज़र डालेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा, और जो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता? रेहान ने एक झटके में ही निखिल का दाहिना हाथ काट दिया। खून की छिटें वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर आ गई। निखिल दर्द के मारे फर्श पर लेटकर चिल्ला रहा था। उसकी माँ और उसके परिवार वाले उसके बगल में बैठकर रो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे वहां से ले जा सकें। रेहान ने अपना कपड़ा साफ किया और तलवार को हवा में उछाल देखते ही देखते डिम तलवार हवा में गायब हो गई। वहां से निकलने से पहले रेहान उन सभी की ओर देखकर सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे बेटे ने जो हिम्मत दिखाई थी उस वजह से मैं उसकी जान लेने वाला था, लेकिन आपकी वजह से मैंने उसे उसकी जान भीख में दी है। दोबारा मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आने की कोशिश करोगे तुम्हारा खानदान मिटा कर रख दूंगा मैं। रेहान के वहां से जाने के बाद उन लोगों ने तुरंत निखिल को हॉस्पिटल लेकर गए। उसके हाथ को उसके बॉडी से अलग हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसका हाथ वापस से उसके शरीर में जोड़ा जा सकता था। जब इसके बारे में डॉक्टर ने उन्हें बताया, उन्हें एक राहत मिली। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर और अपने पापा को खुद उसे लड़के के सामने घुटने टेक कर विनती करते देख तुषार अभी भी अपनी सोच में से बाहर नहीं आया था। उसने अपनी पत्नी और अपने पिता की ओर देखकर कहा, आप लोगों की बातें और उसकी बातें बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है जो कुछ भी वहां पर हुआ। तनुजा जी बोली, क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है जो आप उस लड़के की बातों को सुनकर हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं? तुषार तनुजा जी की ओर देखकर सख्त लहजे में बोला, मैं उसकी बातों को सुनकर तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी बातों पर एक भी सच्चाई निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कि मैं तुम्हारी ही झूठ की वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। मुझे एक एक बात जाननी है, अगर तुमने कुछ भी छुपाने की कोशिश की और मुझे पूरी बातें पता चली तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक देने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अपने पति के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तनुजा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सोफे पर धाम से गिरी। तभी तुषार का असिस्टेंट दौड़ते हुए आया और उसकी ओर देखते हुए बोला, बॉस, मैंने उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अपने असिस्टेंट की आवाज़ को सुनकर तुषार उसकी ओर देखने लगा, वही बाकी परिवार वाले भी उसकी ओर देखने लगे। असिस्टेंट ने तुषार के हाथों में एक फाइल थमा दी और बोला, इसमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है बॉस।
फाइल देते हुए असिस्टेंट के हाथ कांप रहे थे, जिसे देखकर तुषार को इतना तो पता चल चुका था कि फाइल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो उसकी लाइफ में तहलका मचाएगा। तुषार ने अपने कांपते हुए हाथों से फाइल ओपन की और उसमें लिखा इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगा। उस फाइल में सिर्फ रेहान के दिल्ली आने के बाद की घटना लिखी हुई थी, लेकिन उससे पहले रेहान कहाँ था इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए फाइल में इसके बारे में मेंशन नहीं थी। फाइल के पहले पन्ने को पढ़ने के बाद तुषार अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए बोला, इसमें तो इतना खास नहीं है, तो फिर इस फाइल को देते वक्त तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा था? असिस्टेंट हकलाते हुए बोला, दूसरे और तीसरे पेज को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे हाथ कांप क्यों रहे थे। इस फाइल में सिर्फ उस लड़के के दिल्ली आने के बाद क्या क्या हुआ था उसके बारे में ही सिर्फ लिखा है, लेकिन दिल्ली आने से पहले उसने क्या किया था और कहाँ रहता था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने सारी रिसोर्सेस लगाकर भी उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया। पहली बार ऐसा आदमी मुझे मिला है जिसके बारे में मैं सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ, वरना दुनिया के किसी भी आदमी के बारे में मैं तुरंत ही इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ, लेकिन ये लड़का कुछ अजीब है मेरे लिए। तुषार कुछ सेकंड के लिए चोच में पड़ गया, फिर उसने हिम्मत करते हुए पन्ना पलटा। पहले ही लाइन में उसे रेहान और अमीर घर के बच्चों की लड़ाई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। याकर गैंग के लोगों के साथ उसने किस तरीके से डील किया उसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ था, यहाँ तक कि कोलकाता में विश्व भाई के साथ उसने जो किया था उसके बारे में भी वहाँ लिखा हुआ था। रेहान के बारे में इतनी सारी जानकारी देखकर तुषार की आंखें घूम गई। उसने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या है? असिस्टेंट ने जवाब दिया, ये तो उसके बारे में कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है बॉस, लेकिन इसने इस बीच में क्या किया है इसके बारे में कोई नहीं जानता। याकर गैंग के लीडर सोलोमन को हॉस्पिटल पहुंचाया, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन विश्व भाई ने अब्बास मलिक का माल जब्त कर लिया था, तो इसी लड़के ने कोलकाता जाकर उसका माल छुड़ाया। बॉस, ये किसी से दुश्मनी लेने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं करता, लेकिन अगर कोई सामने से उससे दुश्मनी करने के बारे में सोचता तो वो उसके आखिरी सांस लेने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुषार ने अपने हाथों में पड़े फाइल को सामने के टेबल पर पटक दिया और अपने परिवार वालों की ओर देखते हुए कहा, इसमें उस लड़के की सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन है और वो भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसे लड़के ने अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। उसके भाई ने पूछा, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भाई? तुषार अपने पापा और अपनी पत्नी की ओर देखकर नॉर्मल टोन में कहा, मैं नहीं जानता कि उस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से है, लेकिन अगर मामला इतना गंभीर नहीं होता तो वो हमसे दुश्मनी बढ़ाने के बारे में सोचता था कि नहीं। छत्तीसगढ़ में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साहू खानदान के साथ लड़ने की ताकत रख सके, लेकिन आज एक लड़के ने हमारे खानदान के लोगों के सामने ही हमारे घर के अंदर घुसकर उसने हमारे बेटे का हाथ काट दिया, यहाँ तक कि उसने हमारे लोगों को जान से भी मार दिया। तभी तो मैं सोचूं आखिर जेडी ने इसे अपनी बेटी के लिए क्यों चुना। असिस्टेंट तुषार की ओर देखते हुए कहा, बॉस, आज तक आपके जितने भी दुश्मन हैं हुए हैं कोई भी आपके घर के अंदर नहीं घुस पाया, लेकिन इसने घर के अंदर ही घुसकर इतना कुछ कर दिया। हमें जितना हो सके इस लड़के से दूर होना चाहिए, वरना जिस तरीके से इसने छोटे साहब का हाथ काटा है, पता नहीं इसके साथ दुश्मनी बढ़ने से ये और क्या क्या कटेगा। तुषार ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने साथ लेकर वहां से बाहर की ओर चला गया। वहीं चौरसिया मैंशन के अंदर बाकी सभी रस्मों को पूरा किया जा रहा था। रूशाली अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अपनी हल्दी की रस्म को एंजॉय कर रही थी, वही बाकी सभी परिवार वाले अपनी बेटी की इस खुशी के मौके पर अपनी बेटी का साथ दे रही थी। हिना को बहुत ही कम लोग वहां पहचानते थे, इसलिए ज्यादा लोग उसके आसपास नहीं भटक रहे थे। तभी एक लड़की की नज़र हिना के ऊपर पड़ी और उसने रूशाली से पूछा, रूशाली यार आखिर ये लड़की है कौन? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उसे कुछ अलग ही बर्ताव करते हुए देख रही हूँ। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है या फिर तुम्हारे परिवार वालों ने ऐसे ही किसी जगह से इसे उठाकर यहाँ लेकर आए हैं? रूशाली उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, छवि तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी बचपन की फ्रेंड है हिना, वो अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहती है। उसे एनवी लड़की समझने की कोशिश मत करना, उसके पापा काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है। हाँ, चाहे वो कितने ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी क्यों ना हो, लेकिन उसकी खूबसूरती मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसने अपने लटों को पीछे किया और हिना की ओर देखकर अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। तभी उसने देखा कि एक हैंडसम लड़का हिना के बगल में आकर बैठ गया और उसने उसके हाथों में कॉफ़ी का कप दिया। रेहान हिना की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और तुम्हें लगता है मेरा गुस्सा इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? उन लोगों ने जो बेइज्जती की है हमारी, उसके बाद में इतनी शांति से कैसे रह सकती हूँ? एक बार वह मेरे सामने आ जाएं, फिर देखना मैं आज उनकी कैसी हालत करती हूँ। रेहान ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे मेरी प्रिंसेस कब से शेरनी बन गई? मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही हूँ, लेकिन आपके यहाँ जाने के बाद है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप मेरी लाइफ में एंट्री नहीं किए होते तो शायद आज भी मैं उसी तरीके से जीते जैसे पहले जिया करते थे, बिल्कुल शेरनी की तरह। रेहान उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, सच कहूँ तो मुझे शर्मीली किस्म की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल आपकी जैसी शेरनी लड़की पसंद है।
हिना उसकी ओर मुड़ी और अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना मुझे हैरान कर देती है, लेकिन सच कहूं तो मुझे आपके मुंह से ऐसे ही बातें सुनना पसंद है। छवि रुशाली की ओर देखते हुए बोली, अब ये लड़का कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ? रुशाली हिना को रेहान के कंधे पर अपना टिककर उससे बातें करता देखा उसने छवि से कहा, वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कम बॉयफ्रेंड है। वो, लेकिन यार तुम्हें नहीं लगता कि इसके जैसे हैंडसम लड़के को तुम्हारी बचपन की फ्रेंड डिजर्व नहीं करती? देख यार, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे जो सच लगता है मैं बोल देता हूँ। मुझे तुम्हारी फ्रेंड उस लड़के के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अगर तुम उसके साथ होती है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जोड़ी में से एक जोड़ी होता तुम लोगों का। छवि की बातों को सुनकर रुशाली ने एक लंबी सांस भरी और रेहान की ओर देख कहने लगी, बचपन में हम दोनों के बीच एक शर्त लगी थी कि जिसकी बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा हैंडसम होगा वो शर्त जीत जाएगी। जब मेरी एंगेजमेंट विशाल के साथ हुई तब मुझे लगा था कि उसके जैसे हैंडसम लड़के इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन जब हिना ने मुझे रेहान का फोटो दिखाई मैं खुद उसकी किस्मत से जलने लगी थी। छवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अभी भी वक्त है, तुम अपना डिसीजन बदल सकती हो। वो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है ना, तो क्या वो तुम्हारी खुशी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं सकती? अगर यह इतना ही आसान होता तो मैं उसके पास जाकर अभी बात कर लेती, लेकिन ये होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बार के लिए जब हिना ने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तो मुझे लगा कि वो उसके साथ टाइम पास कर रही होगी, लेकिन पिछली शाम को जो हुआ हमारे घर पर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिना झूठ मूठ का रिश्ता रख रहा है रेहान के साथ। छवि बोली, हाँ मैंने सुना पिछली रात के बारे में, तो क्या इन दोनों के वजह से ही कल शाम की बखेड़ा खड़ी हुई थी? अब तुम्हें तो पता ही है आंटियों की गॉसिप्स, अब कौन जानता था कि उनकी गॉसिप्स इतनी भयानक हो जाएगी। मुझे लगा था ये लड़ाई कुछ देर ही चलेगी, लेकिन जब निखिल के दादाजी बीच में उतरे बातें और भी ज्यादा बढ़ गई। ओह, जेडी और प्रशांत इस वक्त अपने एक खास मित्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि तभी उन दोनों के मोबाइल में ही एक मैसेज आया। जैसे ही उनकी नज़र मैसेज के ऊपर पड़ी उनकी आंखें बड़ी हो गई। जेडी का रिएक्शन उतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन प्रशांत का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला था। प्रशांत हैरानी से जेडी की ओर देखते हुए बोला, क्या इसने अपना काम कर लिया? जेडी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, रेहान के लिए ये सारी प्रॉब्लम काफ़ी छोटी है। वो अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है देवेंद्र जी इतने समझदार होते हुए भी इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। रेहान के बारे में इतनी सारी खबरें भरी हुई है, फिर भी उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए सोचा था कि नहीं, जिसका अंजाम उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। तभी उनके सामने खड़े शख्स ने कहा, क्या बात है, आखिर ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने अपने मोबाइल पर कि आप दोनों का चेहरा ही इस तरीके से बदल गया? जेडी अपने सामने खड़े शख्स की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं तलवार जी, दरअसल एक चींटी ने हाथी को धराशायी कर दिया है, उसी की इन्फॉर्मेशन हमें अभी मिली और उसे ही पढ़कर हम इतनी हैरान हैं। चींटी, हाथी, धराशायी, आप क्या बोल रहे हैं जेडी साहब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जेडी मिस्टर तलवार को कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका मोबाइल बजने लगे। स्क्रीन पर एक अननोन कॉलर आईडी को देखकर उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई और उन्होंने मिस्टर तलवार की ओर देखकर कहा, आप ही सुन लीजिए, आखिर हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जेडी ने जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ से तुषार साहू घबराई हुई आवाज में बोला, मैं जानता हूं कि मेरे बेटे की वजह से और मेरी पत्नी की वजह से पिछली रात को तुम्हारे बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को काफी बेइज्जती सहनी पड़ी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं जेडी साहब। उनकी गलती की सजा उन्हें मिल चुकी है, अब आप प्लीज अपने बेटी के बॉयफ्रेंड को कहिए कि वो हमारे परिवार वालों से दूर रहे। जेडी वाइन का शिप लेते हुए बोला, मैं इस मामले से पूरी तरीके से दूर हूं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद से कहो। लड़ाई की शुरुआत तुम्हारी वाइफ, बेटे और तुम्हारे पिताजी ने शुरुआत की, लेकिन तुम्हें अभी तक तो इतना पता चल ही चुका होगा कि आखिर इन सब का जिम्मेदार है कौन। तुषार बोला, मैं जानता हूं जेडी साहब कि इसमें मेरे ही परिवार वालों की गलती है, लेकिन उसकी सजा मेरे बेटे ने भुगत ली है और अब मैं उनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। अगर आप चाहे तो मैं अपनी पत्नी और बेटे को वाहन लेकर आ सकता हूं उनसे माफी मांगने के लिए। मैंने कहा ना मिस्टर साहू कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो करना है करिए, लेकिन इस मामले को मेरे पास लेकर मत आइएगा। इतना कहकर जैद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर लिया और अपनी वाइन की गिलास वाटर को थामकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। प्रशांत जी बोले, तो तुम्हें लगता है कि तोकर अपने परिवार वालों का हिना बिटिया और रेहान के पास लाकर उससे माफी मंगवाएगा? तुषार ने अपनी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अभी तक रेहान के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली होगी और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद वह कभी भी रेहान से दुश्मनी लेने के बारे में सोचेगा तक नहीं। उसने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं अपनी बेटी के वजह से उनसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रेहान मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। कॉल रखने के बाद तुषार तुरंत इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुसा और अपने परिवार वालों की ओर देखकर कहा, मैंने मिस्टर जेडी से बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें माफ तो कर दिया ना? देवेंद्र जी अपने बेटे की ओर देखकर बोले।
तुषार अपना सिर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, मैं इस मामले के बारे में उससे बात की, लेकिन उसका कहना है कि उसे इस मामले से हम सब उसे दूर ही रखें तो ही बेहतर होगा, और ना ही वो इस मामले में घुसना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आप दोनों को मेरे साथ चौरसिया मैंशन जाना पड़ेगा और उन दोनों के सामने अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। आपका दिमाग तो खराब नहीं है? हम उसके सामने जाकर माफ़ी क्यों मांगेंगे? अपने हर मनली होगी, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं माना है। उसने हमारे घर के अंदर ही घुसकर हमारे बेटे का हाथ काटा है और मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हूँ? जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती तब तक मैं चैन के साथ नहीं बैठेगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर तुषार फड़कते हुए बोला, उसने हमारे बॉडीगार्ड्स और हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम उसके साथ दुश्मनी बढ़ाना चाहते हो। तनुजा की अपनी जगह पर गुस्से से खड़ी हो गई और तुषार की ओर देख उसकी ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि जिस दिन मेरे बच्चे के ऊपर इस तरह की परिस्थिति आएगी तब आप उसका सामना करने के बजाय अपना कदम पीछे खींचने लगेंगे। वैसे तो हर वक्त आप अपनी गुणगान गाते हैं, लेकिन आज एक लड़के की वजह से आप हार मान रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इस तरीके से पीठ नहीं दिखा सकती। मैंने अपने पापा को कॉल किया है, वो बस पहुंचने ही होंगे, फिर देखना कैसे हो उन लोगों की हालत ख़राब करते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुषार अपने सिर पर हाथ रख अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम लोगों की एक गलती की वजह से मेरे बेटे की हालत आज ऐसी है। अगर तुम्हारे उठाए गए कदम से मेरे बेटे के ऊपर एक भी आंच आई, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी को डांटने के बजाय अगर तुमने उस लड़के की अकल ठिकाने में लाई होती तो अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। अपने पापा को वहां देखकर तनुजा की रोते हुए उनके गले लग गई और अपने बेटे की ओर इशारा करके फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर धीरज गिल, देवेंद्र जी और तुषार दोनों की ओर देखकर उन्हें बाहर आने का इशारा किए। जैसे ही सभी इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले, धीरज गिल उनके ऊपर बरसते हुए बोले, आप दोनों के होते हुए मेरे पोते की ऐसी हालत, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग उसी परिवार से हैं जिनका रुतबा दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन अपने बेटे को अपने ही घर पर मारने वाले का अभी तक आप लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने क्या सोचकर अपनी बेटी का हाथ साहू खानदान में दिया था। देवेंद्र साहू अपनी आंखें ऊंची करते हुए बोले, मिस्टर गिल भूलिए मत आप किस खानदान के बारे में बातें कर रहे हैं। आपके बुरे वक्त पर हमारे खानदान के लोगों ने ही आप लोगों का साथ दिया था और आप आज यहाँ आकर हमारे खानदान के लोगों के ऊपर ही शक कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा देवेंद्र जी, लेकिन उस वक्त हमारी सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन यहाँ की सिचुएशन उससे भी अजीब है। एक बाहर का शहरी लड़का आपके शहर में आकर भारी महफिल में आप लोगों की बेइज्जती करता है और आप लोगों के घर के अंदर ही आप लोगों के बॉडीगार्ड्स को जान से मारकर मेरे पोते का हाथ काट देता है, लेकिन आप लोग चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब ऐसे खानदान के लोगों के ऊपर मैं कैसे भरोसा रख सकता हूं कि आने वाले वक्त में मेरी बेटी और उसका बेटा सुकून के साथ अपनी जिंदगी कट पाएंगे। ससुर जी, शायद आप भूल रहे हैं कि निखिल मेरा भी बेटा है और आज तक मैंने उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेहंदी के रस्म में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको भी पता चल ही चुका होगा, इसलिए बेहतर होगा जो गुनहगार हैं उसे पर नज़र डालिए, ना कि इस तरह की फालतू की बातें कहकर हमारे खानदान को नीचा ना दिखाएं। तुषार की आवाज़ अचानक अपने ससुर के लिए भी बदल गई। उसने अपना कंधा उचकाया और अपनी पत्नी तनुजा जी की ओर देखते हुए कहा, अगर कल तनुजा ने उस लड़की और उस लड़के की बेइज्जती नहीं की होती तो ये दिन हमें देखने को मिलता ही नहीं। इन्हें तो बड़ा शौक है गरीब लोगों को नीचा दिखाने की, और अब जब इस गरीब लड़के ने उनके बेटे की ऐसी दुर्दशा की तो अब वही अनाप शनाप बाके जा रही है। झूठ बोलने के बारे में तो सोचिएगा भी नहीं। वो शुक्र मनाए कि उसने आपकी ममता को देखकर हमारे बेटे को जीवन दान दिया, वरना अभी आप हमारे बेटे की लाश के पास बैठकर मातम मना रही होती। अब ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है आपसी लड़ाई की। उस लड़के ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसी की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करना है, ये कहाँ की इंसाफ है। तनुजा जी के छोटे भाई बोले, उसने जो किया वो ठीक नहीं है, हमें उससे इसका बदला लेना चाहिए। वो यहाँ पर एक शादी अटेंड करने के लिए आया है, लेकिन जब वह यहाँ से चला जाएगा तब हमारे खदानों का क्या ही नाम रह जाएगा इस शहर में। सुमन की बातें बिल्कुल सही है। उसको ये किसने इजाज़त दी है कि वो किसी की जिंदगी का फैसला इस तरीके से ले। उसने जो किया है उसके लिए उसे सजा मिलना ही चाहिए। गिल खानदान की बातों को सुनकर तुषार ने अपना कदम पीछे कर लिया और कहा, आप लोगों को जो भी करना है आप लोग करें, लेकिन इसमें हमारे परिवार को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तरफ से जितना हो सकता था हमने किया और उसका अंजाम भी हमने देख लिया है, इसलिए मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। दिवाकर गिल तनुजा के बड़े भाई अपने जीजा जी की बातों को सुनकर तंज कसते हुए बोले, हमने कभी सोचा नहीं था जीजा जी कि आप इतना डरपोक निकलेंगे। एक लड़के की वजह से आप अपने बेटे को ऐसे ही हालत में छोड़ रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म? ठीक है, मुझे शर्म आ रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं उस लड़के के साथ लड़ाई करने के लिए डर रहा हूं तो आप जो समझना चाहते हैं समझ लीजिए, लेकिन उस लड़के से भिड़ाने के बाद आप लोगों का जो हालत होगा उसका जिम्मेदार आप मुझे नहीं ठहराएंगे।
अगर आप लोगों ने उस लड़के को हरा दिया तो आप लोग जैसा चाहते थे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर आप उस लड़के से हार जाते हैं तो हमारे परिवार से रिश्ता रखने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, और ना ही आपके पूरे वक्त पर मैं आपकी मदद करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा। तुषार की बातों को सुनकर एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा पसर गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उनके साथ बिजनेस करते हुए उनके परिवार का हिस्सा बना, आज उसी के मुंह से उन्हें ऐसा शब्द सुनने को मिल रहा था। सुमन बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जीजा जी कि आपके मुंह से हमें ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। हमें तो लगा था कि इस शहर में कोई नहीं है जो आपसी दुश्मनी ले सके, लेकिन आप एक लड़के के वजह से इतना डर जाएंगे कि हमसे रिश्ता ही तोड़ देंगे। अभी तो सिर्फ रिश्ते तोड़ने की बातें चल रही है, लेकिन जब आप लोग उस लड़के के सामने जाकर खड़े होंगे ना, तब आपको पता होगा कि मैंने ऐसा शब्द क्यों कहा। इतना कहकर तुषार ने अपने असिस्टेंट के हाथों से रेहान के इन्फॉर्मेशन फाइल को उनके सामने फेंक दिया और कहा, इस फाइल में उस लड़के से जुड़े कई सारी बातें लिखी हुई है। इस फाइल को पढ़ने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि आप उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं तो बेशक आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। और मैं जैसे कि कहा था, उसके साथ लड़ाई करने के बाद आप लोग यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी किसी भी कार्य में आप लोगों का मदद करूंगा। इतना कहकर तुषार अपने पापा के साथ इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले गए। दिवाकर ने फर्श पर गिरे फाइल को उठाया और उसे ओपन कर पढ़ने लगा। जैसे उसने दूसरी पेज पढ़ी, उसने तुरंत फाइल को नीचे फेंक दिया और कुछ कम पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। अपने बड़े भाई को इस तरह से रिएक्ट करते देख सुमन और तनुजा दोनों ही हैरान हो गए। वहीं धीरज खेल भी अपने बेटे को इस तरह से रिएक्ट करते देख दंग रह गए। दिवाकर अपने सिर से पसीना पोंछते हुए बोला, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। उसके मुंह से निकले शब्द को सुनकर तीनों हैरान हो गए। वहीं बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर दिवाकर किसके बारे में बातें कर रहा है। मिस्टर गिल ने फाइल को उठाया और पढ़ने लगे। जैसे ही उसने रेहान के बारे में पढ़ा, उनकी आंखें भी हैरानी से खुली खुली रह गई। उनकी हालत दिवाकर से भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो धाम से फर्श पर जा गिरे। वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत मिस्टर गिल को एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनकर ड्रिप लगाया। वार्ड से बाहर निकालने के बाद डॉक्टर ने उनके परिवार वालों से कहा, उन्हें किसी चीज का गहरा सदमा लगा है जिस वजह से उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। आप लोग ज्यादा फिक्र मत करिए, पेशेंट को 2 घंटे के अंदर में ही होश आ जाएगा। अपने पापा और बड़े भाई की ऐसी हालत देख सुमन दिवाकर की ओर देखते हुए पूछा, आखिर इस फाइल में किसके बारे में लिखा गया है जिसे पढ़कर आप दोनों की हालत ऐसी हो गई भाई। दिवाकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जिस इंसान से बचकर यहाँ आया उसी के बारे में इस फाइल में लिखा गया है। कुछ हफ्तों पहले मैं कोलकाता गया था अपनी डील के बारे में विश्व भाई से बातें करने के लिए, तभी मैंने वहां पर रेहान को देखा। मैं जिनके साथ डील साइन करके आ रहा था, रेहान ने उन लोगों की जान ले ली। मुझे याद है वो समय जब वह मेरे सीने में अपना पांव रखे खड़ा था। वो तो शुक्र है कि मैं वहां पर एक डील के लिए गया था जिस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, वरना उसने जिस तरीके से बाकी लोगों की जान लिए थे वो रात में आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वरना उसने जिस रात 100 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली थी उसमें से एक लाश मेरी भी होती। कोलकाता के इस हत्याकांड के बारे में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर पर छापा गया था जिस वजह से इसके बारे में देश के हर कोई जानता था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिर इतने सारे लोगों को मारने वाला शख्स आखिर है कौन। अपने बड़े भाई की बात सुनने के बाद तनुजा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसके मन में जो रेहान के लिए बदले का भाव जाग उठा था वो तुरंत ही कहीं गायब हो गया। वो तो सोच भी नहीं सकती है कि अगर वो दोबारा रेहान के सामने जाकर खड़ी होती है तो रेहान उनका क्या हाल करेगा। रात के दिन के वक्त तुषार साहू अपने पिता देवेंद्र साहू और पत्नी तनुजा साहू के साथ चौरसिया मैंशन पहुंची। उन्हें वहां देखकर सभी को लग रहा था कि आज दोबारा उनके घर पर बहस और लड़ाई होगी। तनुजा साहू को देखकर हिना का मुंह बन गया और वो रेहान की ओर देखते हुए बोली, आखिर इस तरह की औरतों को लोग ऐसे जगहों पर आने ही क्यों देते हैं। अगर उन्हें उनके जैसे हाई प्रोफाइल वाले लोग ही पसंद है तो वो उन्हीं के साथ एंजॉय करने के लिए क्यों नहीं जाती। जहां पर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वहीं उन्हें जाकर बातें करने की क्या जरूरत है, जाकर अपने जैसे लोगों के सामने जाकर बातें बनाएं। तुषार बिना किसी हिचकिचाहट के रेहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाकर बोला, कल जो कुछ भी मेरे परिवार वालों के वजह से हुआ और जिससे आप दोनों को तकलीफ पहुंची उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगने के लिए खुद यहाँ आया हूं। तुषार के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हैरान था। चौरसिया खानदान के बाद साहू खानदान और गिल खानदान ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े परिवार के लोगों में से जाने जाते थे, लेकिन आज इस खानदान के लोगों को एक बॉडीगार्ड के सामने माफी मांगते देख लोगों का हैरान होना लाजिमी था। हर कोई एक दूसरे की ओर देखकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊंची आवाज में उनके सामने उन्हीं के बारे में बातें करें। देवेंद्र साहू जो हर वक्त अकड़ के साथ घूमा करते थे, अचानक उनकी भी निगाहें बदल गई और वो भी रेहान के सामने जाकर अपना सिर झुका लिया। पहले फ्लोर पर खड़े जेडी और उसके दोनों करीबी दोस्त प्रशांत चौरसिया और मिस्टर तलवार सभी देवेंद्र रखो इस तरीके से गिल्ट से भरे और एक जवान लड़के के सामने अपना सिर नीचे झुकाए देख उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी।
मिस्टर तलवार और प्रशांत चौरसिया को एक पल के लिए हैरानी हुई, क्योंकि देवेंद्र साहू ऐसा शख्स था जिसे आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, लेकिन आज उन्हें एक जवान लड़के के सामने, जॉन की उम्र से काफी छोटा था, उनके सामने आज उस अपना सिर झुकाना पड़ रहा था। तनुजा की हिना और रेहान की ओर देख हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें आप दोनों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आपको हमारी बातों से काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, हम इसके लिए शर्मिंदा है और आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उनके बदले भाव को देखकर हिना अपनी जगह पर खड़ी हो गई और तंज कसते हुए तनुजा जी की ओर देखते हुए बोली, नहीं नहीं, अब तो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में काफी कुछ कह रही थी कि वो बाहर से आया है, मुझे धोखा देगा, मेरी जायदाद को मुझसे छीनकर भाग जाएगा। अभी आपकी टोन शेरनी से भीगी बिल्ली कैसे बन गई? आप लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती है। आप ही लोगों के कारण अच्छे रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि शादी के बाद मुझे आप जैसी सास नहीं मिलेगी, वरना पता नहीं शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होती। हिना की ऐसी बातों को सुनने के बाद भी तनुजा जी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की, क्योंकि तुषार जी उन्हें घूरकर देख रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आने से पहले साफ साफ उनसे कह दिया था कि अगर उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। तुषार जी माफी मांगते हुए बोले, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मेरी पत्नी आपके मामलों पर अब कभी भी दखलंदाजी नहीं करेगी। छवि अपने पापा की ओर देखते हुए बोली, पापा आखिर ये लड़का है कौन जिसने साहू खानदान के लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? छवि के पापा ने जवाब दिया, मुझे भी ज्यादा इस लड़के के बारे में मालूम नहीं है बेटा, लेकिन कल जब मिसेज साहू और इस लड़की के बीच कहासुनी हो रही थी तभी पता चला कि ये लड़की दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी दुगल कॉरपोरेशन की ओनर की बेटी है और ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड। लेकिन जब इस लड़की के पिताजी ने ये कहा कि वो उनके मामलों पर दखलंदाजी नहीं करेंगे, तब मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन यहाँ का माहौल को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जेडी को अपने दामाद के ऊपर पूरा भरोसा है, वरना वो अपनी बेटी के ऊपर हमला करने वाले लोगों को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ता, इतना तो मैं जानता हूँ। अपने पापा की बातों को सुनने के बाद छवि गौर से रेहान और हिना की ओर देखने लगी। आज के समय में कोई भी लड़का लड़की अपने प्यार के लिए इतना हिम्मत नहीं दिखाते हैं जितना कि रेहान ने हिना के लिए और हिना ने रेहान के लिए दिखाया था। वो पता नहीं क्यों पर मन ही मन हिना के नसीब से जल रही थी। रेहान मिस्टर साहू की ओर देखते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो इसका क्या अंजाम होगा आप भली भांति जानते हैं। तुषार ने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया, अब इसकी फिक्र मत करिएगा, जिंदगी में कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी। इतना कहकर तुषार अपने परिवार के लोगों को लेकर वहां से निकल गया। सभी मेहमान जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वहां का नज़ारा देखकर उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुषार साहू छत्तीसगढ़ के अमीर घराने और यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान आज किसी के सामने अपना सिर झुककर लौट गया। मुझे ये लड़का एक मिस्ट्री क्यों लग रहा है, ये ज्यादा बोलता नहीं लेकिन इसके हर एक शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। लेकिन जो भी हो, आज पहली बार मैंने तुषार साहू यहाँ तक कि देवेंद्र साहू को किसी के सामने झुकते हुए देखा। मुझे ये लड़का कोई मामूली बॉडीगार्ड तो नहीं लग रहा है। हाँ, वो जेडी का होने वाला दामाद है, लेकिन मुसीबत के वक्त जेडी ने कह दिया था कि वो उनके मामलों पर दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो फिर आखिर हुआ क्या जिसके वजह से तुषार साहू खुद अपने पिता और पत्नी को लेकर यहाँ आए और उन्होंने इन दोनों से माफी मंगवाए। कुछ भी कहो, लेकिन इस लड़के के अंदर कुछ तो है। मिस्टर तलवार प्रशांत चौरसिया जी की ओर देखकर बोले, मुझे इस लड़के के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आखिर मुझे भी तो पता चले जेडी ने किसे अपना दामाद बनाया है जो अपना काम इतने बखूबी तरीके से करता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता। प्रशांत मुस्कुराए और उन्होंने उनके मोबाइल पर एक मैसेज सेंड कर दिए जो कि रेहान की प्रोफाइल थी। इसमें इस लड़के के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन दिल्ली आने से पहले वो क्या करता था इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस एक दो है। कोई बात नहीं है, आखिर मुझे इस लड़के के बारे में थोड़ी जानकारी तो मिला। इतना कहकर उन्होंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और रेहान से संबंधित बातों को पढ़ने लगे। वही रात होते ही रेहान मास्क वाले आदमी के साथ पिंक डायमंड को लेने के लिए वहां पहुंच चुका था जहां पर उसे रखा गया था। मास्क वाले आदमी ने रेहान को एक नक्शा दिया और बोला, इस नक्शे में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। जहां क्रॉस का मार्क है वहां पर तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड या फिर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हुए दिखाई देंगे, जिसे तुम्हें बचते हुए अंदर जाना होगा। अगर उन्होंने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया तुम्हें पीछे वाले नाके जहां पर एक छोटी सी चाय की टपरी है वहां पर तुम्हें मिलेगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, इस मामले को इतने हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। रेहान ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से अंदर की ओर चला गया। रेहान ने अपनी आंखें बंद की और अंदर की ओर देखने लगा। उसकी आंखें किसी एक्सरे विजन की तरह काम कर रही था। कौन इंसान कितनी दूरी में खड़ा है उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने कान में ईयरफोन लगाया और मास्क वाले शख्स से कहा, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा ही खबर मिली है। तो क्या आप प्लान कैंसिल कर रहे हैं?
मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस रेडी रहना, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आऊँगा। रेहान की बातों को सुनकर सामने वाला शख्स कुछ बोल ना सका। वही रेहान अपने चेहरे पर मास्क लगाए वहां एंटर हुआ। उसके लंबे और घुंघराले बाल इस वक्त काले कपड़ों से बंद थे, जिस वजह से अगर कोई उसे वहां देख भी लेता तो इतनी आसानी से पहचान नहीं पाता। एक इंसान शख्स को वहां देखकर दोस्त सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हाथों में हथियार लिए रेहान के सामने आकर खड़े हो गए। हे, कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसने आ रहे हो? दूसरे ने रेहान को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, कौन हो तुम, जवाब दो वरना हमें तुम्हारे ऊपर गोलियां चलानी पड़ेगी। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। दोनों समझ पाते उससे पहले ही रेहान ने उन दोनों को वहीं बेहोश कर दिया। रेहान ने उन दोनों का हथियार अपने पास रख लिया और अंदर घुसने लगा। अंदर घुसते ही उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया और वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। मास्टर रूम में बैठे लोगों ने जब एक अनजान आदमी को बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देखा और वो भी हथियार के साथ, वो तुरंत सतर्क हो गए। रेहान उन लोगों के देखते हुए ही सीसीटीवी कैमरा के ऊपर गोली चला दी, जिस पर मास्टर रूम में बैठे लोगों ने तुरंत अलार्म बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड सतर्क हो गए और मेन कमरे की ओर भागने लगे। सिक्योरिटी हेड वॉकी टॉकी में किसी से बातें करते हुए बोला, क्या बात है, ये अलार्म कैसा है? सर, बिल्डिंग के अंदर कोई अनजान शख्स घुस चुका है और वह भी हथियार के साथ। उसने बाहर गार्ड कर रहे दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया है और वो अंदर घुसे आ रहा है। क्या? तुरंत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कर दो। जी सर। सिक्योरिटी इंचार्ज अपने बाकी सभी सबऑर्डिनेंट्स की ओर देखते हुए बोला, सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाओ और जो कोई भी अंदर आता है उसे जिंदा मत छोड़ना। जी सर। सभी ने एक साथ अपना गार्डन हिलाया और दौड़ते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सिक्योरिटी इंचार्ज में तुरंत प्रशांत चौरसिया को कॉल लगाया और उनसे कहा, यहाँ कोई हथियार लेकर घुस चुका है बॉस, लगता है ये वही है जो सभी डायमंड्स को इकट्ठा कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज की बातों को सुनकर प्रशांत चौरसिया, जो इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था, अचानक उठ खड़ा हुआ और अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा, अगर ऐसा है तो उस आदमी को छोड़ना नहीं, कैसे भी करके उसे अपने कब्जे में करो। अगर वो हमारे कब्जे में आ जाएगा तो बाकी डायमंड्स भी मेरे पास आ जाएंगे। अगर वो मारने के कगार में भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है बॉस, सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने पोजीशन में खड़ा हो गया। रेहान अपने सामने आने वाले लोगों को मारते आगे बढ़ते जा रहा था। जो कोई भी उसके ऊपर गोली चला था, गोली उसे छूकर उसके पैरों के पास गिर जाती और वो बड़े ही आसानी से उन सभी को ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ जाता। जैसे ही वो 5वें फ्लोर में पहुंचा, पूरे कॉरिडोर में कई सारे लोग अपने हाथों में हथियार लिए उसी की ओर एम किए खड़े हुए थे। अगर उसने एक भी कम बढ़ाई तो वो सभी उसे वहीं भूनकर रख देंगे। रेहान जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकाला, सभी लोग उसके ऊपर बंदूक तानकर खड़े हो गए। सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, अगर तू मरना नहीं चाहता है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना तुम्हारे शरीर में हम इतने छेद करेंगे कि अगले जन्म लेने से पहले ही तुम ऊपर के लिए निकल जाओगे। रेहान ने अपने हाथों में पकड़े हथियारों को फर्श में फेंक दिया, जिसे देखकर सिक्योरिटी इंचार्ज ने अपनी बंदूकें के नीचे कर ली और मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, समझदार हो। रेहान ने अपना गार्डन दायां बायां घुमाया और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखते हुए बोला, मैं यहां पर इतने सारे लोगों की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए बेहतर होगा सभी साइड हो जाओ, वरना तुम में से कोई भी कल की सुबह देखा नहीं पाएगा। वो अच्छा, मुझे लगा तुमने अपना हथियार डाल दिया तो तुम्हारे अंदर थोड़ी तो समझदारी होगी, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। तरस तो मैं तुम लोगों के ऊपर नहीं करूंगा अगर तुम लोगों ने मुझे इस कॉरिडोर को पार करने नहीं दिया तो। सिक्योरिटी इंचार्ज अपने गार्ड्स की ओर देखते हुए बोला, अगर ये एक भी कदम आगे बढ़ाए तो इसे गोलियों से भूनकर रख देना। अपने सिर की बातों को सुनकर सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स रेहान की ओर निशाना साधे बैठे रहे और उसके मूवमेंट का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो अपना मूवमेंट किया, वो सभी उसे गोलियों से छानी कर देंगे। रेहान ने अपना हाथ अपने कमर पर रखा और अपने दोनों छोटे तलवारों को हाथों में ले लिया। मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ रही है। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े गार्ड्स की ओर देखा और पलक झपकाने से पहले ही उसने अपने सामने खड़े 20 से भी ज्यादा लोगों को 2 टुकड़ों में काट दिया। बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर वहां पर हुआ क्या और उनके सभी साथी मारे कैसे गए। रेहान अपने दोनों तलवारों से खून साफ करते हुए बोला, मैं तुम लोगों को और नहीं समझाऊंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इसे। सिक्योरिटी इंचार्ज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अपने सिर का ऑर्डर मिलते ही सभी गॉड्स रेहान के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। रेहान अपनी पूर्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मौजूद लोगों को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर में अभी भी एक भी गोली छू नहीं पाई थी और उसने वहां पर मौजूद लोगों की लाशें बढ़ा दी थी। अपने लोगों को इस तरह से मरते देख सिक्योरिटी इंचार्ज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने जैसे ही अपना हथियार उठाया, रेहान ने उसके राइफल को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसका सिरहा उसके सीने में धांसा दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रेहान से अपनी जान कैसे बचाएं।
रेहान उसकी चारों तरफ चक्कर काटते हुए बोला, मैं तुम्हारे सारे बिछाए गए जल से इतनी आसानी से निकल गया, इसे देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे इन नादान खिलौनों से मर जाऊं। खैर, तुम अपनी आखिरी सांसों को गिनो, तब तक मैं अपना काम पूरा करके आता हूं। रेहान ने सामने किया नजरें ढाली और अपनी तेजी का इस्तेमाल कर उसने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। लोहे का दरवाजा उसका लात खाते ही किसी पुराने टूटे हुए लकड़ी की तरह हो गया। रेहान अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिया और अंदर घुस गया। सिक्योरिटी इंचार्ज हिम्मत जो उठाते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपने बॉस को कॉल लगाकर अपनी आखिरी मैसेज देते हुए बोला, हमारे सभी कार्ड उसके सामने फीके पड़ गए बॉस, और मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया, हो सके तो मुझे मेरी पहली गलती समझकर माफ कर दीजिएगा। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर बैठा प्रशांत सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर चिल्लाते रह गया, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज की सांस कब की थम चुकी थी। उसने अपने ड्राइवर की ओर देखते हुए गुस्से में बोला, जल्दी से गाड़ी भगाओ। आखिर मैं क्या सोचकर आखिरी वक्त पर ऐसा फैसला लिया। अगर आज मेरी बेटी की शादी वही हो रही होती तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसने गुस्से से सीट पर एक मुक्का जड़ दिया और ड्राइवर को जल्दी जल्दी गाड़ी भागने को कहा। कमरे के अंदर घुसते हुए रेहान को एक बड़ा सा लाकर दिखाई दिया। उसने एक जोरदार का मुक्का दरवाजे पर जड़ दिया। दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत लग रहा था, जो उसके एक मुक्के से भी खुला नहीं, इसलिए उसने एक जोर की मुक्का दोबारा जड़ दिया और वो दरवाजा भी खुल गया। पिंक डायमंड को अपने सामने देखकर रेहान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई और उसने अपने मन में कहा, मैं बहुत ही जल्द अपने सपने को पूरा करूंगा। इतना कहकर उसने पिंक डायमंड को अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने थैले में डाल वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद प्रशांत अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अपने लोगों को इस तरह से देख उसकी रूह कांप उठी थी। उसने जिस तरीके से अपने लोगों के मरे हुए होने का अंदाजा लगाया था, उसका उल्टा वहां दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर खून की नदी बह रही हो। वो चलते हुए 5वें फ्लोर पर पहुंचा, क्योंकि लिफ्ट भी बंद हो चुका था। जैसे ही उसने वहां पर कदम रखा, वहां की हालत को देखकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे कर लिया। उसने सपनों में भी अपने लोगों की ऐसी मौत के बारे में कभी नहीं सोचा था, जिस तरह की मौत उन लोगों को आज यहाँ मिली थी। अब क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए बॉडीगार्ड द अनटोल्ड सीक्रेट सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।